का। ओके मैम। मैरी वॉल्सनक्राफ्ट मैम, इस वर्क। P.B. Shelley's A Defense of Poetry is also in the syllabus, no? पीबी शैले। A Defense of Poetry. पॉसिबिलिटी का कंसेप्ट है, बस वही रह गया है हमारा, वो मैं देख लेती हूँ, फिर करवा देती हूँ अभी थोड़ी देर तक आपको, Yes, ma'am. क्योंकि वी आर हैविंग अ पॉजिटिव ऑफ टाइम ना, मुझे सारा कुछ कवर करना है ना। Okay, ma'am. हाँ, तो थोड़ी थोड़ी चीजें ही छोड़ी हैं बीच में जो रह गया है वैसे, तो ये Okay. बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम फेमिनिज्म का कवर करने लगे हैं इसमें ना। Okay, ma'am. तो फेमिनिज्म से टर्म से आप क्या समझते हैं, कुछ थोड़ा सा बताएंगे मुझे? व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म? Ma'am, feminism actually demands the equal opportunities in workplace, on other places, the equality between equality in opportunities between man and women. यस, हाँ। तो आज फेमिनिज्म का है, तो यही जो तुमने बोला है बिल्कुल ठीक बोला है। इसमें हमने क्या कहना है कि हमने, अब पहले तो आप इसकी डेफिनेशन दोगे पेपर में। द टर्म फेमिनिज्म हैज इट्स ओरिजिन फ्रॉम द लैटिन वर्ड फेमिना, FEMINA। फेमिना का मतलब हो गया मीनिंग वुमन। तो कहाँ का हमारा वर्ड है फेमिनिज्म? लैटिन वर्ड से आया है, ठीक है। फेमिना इट मीन्स वुमेन। और ये क्या हमें बताता है, जो आपने अभी हमें उसमें डेफिनेशन में बताया है, इट रेफर्स टू द एडवोकेसी ऑफ वुमेन्स राइट्स। डिमांड करता है, एडवोकेट करता है कि जहां पर हमारी वुमेन को राइट नहीं मिल रहे हैं ना, वहां तक हमने उनको पहुंचाने हैं। इट डिमांड्स द एडवोकेसी ऑफ वुमेन्स राइट्स एंड men on the ground of access। तो पूरी यहाँ पर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, जहाँ पर हमारा वेस्टर्न भी अभी देखेंगे, इंडियन कंडीशन ऑफ वुमेन भी देखेंगे, तो क्या देख रहे हैं कि जो वुमेन की कंडीशन है ना, दैट इज टेबल, सब कल रही है और फिर भी वुमेन वो अभी तक उनको नहीं आ रहे हैं। हमारा फेमिनिज्म So, ma'am, हो the गया जब voice is not clear इस again. बारे में बात करेगी, तो हमारा हो गया फेमिनिज्म। और ओके ओके, मुझे 5 मिनट। Ito po yung dati. Tay. बस। Now it's okay, Sushmita? Yes, ma'am. सुष्मिता, नाउ इट्स ओके? अब आ रही है ना आवाज? तो ये तो हमने जो एक डेफिनेशन पढ़ी है फेमिनिज्म की, ये तो आपको अपनी डिक्शनरी वगैरह में मिल जाएगी, वही हमने बिल्कुल पढ़ी है। इसके बाद नाउ वी आर कमिंग टू वर्ड्स फीमेल राइटर्स। उनको हम क्या कहते हैं? फीमेल राइटर्स कौन होती हैं? उसको हम कहते हैं, जो आपको है ये मैरी वॉल्सनक्राफ्ट है इन योर सिलेबस, उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है विंडिकेशन टू द राइट्स ऑफ वुमेन। देन वी आर हैविंग साइमन डी बोवेर, सेकंड सेक्स। और उसके बाद है आपको वर्जीनिया वुल्फ का अ रूम ऑफ वंस ओन। तो जो हमने अभी तक, मैंने आपको ये 2-3 ये फीमेल राइटर्स बताई हैं, इन्हें हम फीमेल राइटर्स टर्म यूज नहीं करेंगे, इन्हें हम कहेंगे फेमिनिस्ट्स। फेमिनिस्ट कौन होते हैं? जो फेमिनिज्म की बात करते हैं उन्हें हम फेमिनिस्ट कहते हैं। जो फेमिनिज्म को फॉलो करते हैं, जो फेमिनिज्म की बात करते हैं, वो कहलाए जाते हैं फेमिनिस्ट। तो फेमिनिस्ट राइटर्स के ऊपर पहले हम बाद में आएंगे, उसके रिगार्डिंग उससे पहले हमको पढ़ना पड़ेगा फेमिनिज्म की डेफिनेशन, जैसे मैंने आपको बताई है। फिर इसकी हमारी 3 वेव्स हैं, और जो 4th वाली वेव है दैट इज स्टिल कंटिन्यूइंग।
तो आपको पेपर में पूरी की पूरी बैकग्राउंड देनी होगी कि कितनी हमारी फेमिनिज्म की वेव है, कहाँ से फेमिनिज्म कंसेप्ट आया है, उसके रिगार्डिंग आपको कुछ ना कुछ थोड़ा पता होना चाहिए। अब थोड़ा सा ये बता रहे हैं वुमेन की, आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए। तो कुछ आप लिख भी सकते हैं, जैसे कि वुमेन की कंडीशन कितनी पिटिएबल थी, जैसे कि लाइक अ स्लेव वाइल सर्विंग अ मिनिस्टर व्हेन काउंसलिंग गॉडेस लक्ष्मी इन हर बुक्स द अर्थ इन फॉरबीरेंस अ मदर वाइल फीडिंग रंभा द celestial prostitute in bed. These six are the true characteristics of an ideal wife. तो जो मैंने अभी आपको बताई हैं ये चीजें, लाइक अ स्लेव वाइल सर्विंग अ मिनिस्टर व्हेन काउंसलिंग गॉडेस लक्ष्मी इन हर लुक्स, ये हमने चीजें क्या कर दी हैं, एक वुमेन को एक डेजिग्नेशन दे दी है कि तुम्हारा सिर्फ इतना ही रोल है। जो अभी मैंने आपको बताई हैं ये चीजें आप लिख सकती हैं बेशक। लाइक अ स्लेव वाइल सर्विंग अ मिनिस्टर व्हेन काउंसलिंग गॉडेस लक्ष्मी इन हर लुक्स द अर्थ इन फॉरबियरेंस a mother while feeding Rambha, the celestial prostitute in bed. These six are the true characteristics of an ideal wife. So here we have defined the ideal wife की ना हमने एक definition दे दी है। हमने यहाँ पर वुमेन के राइट्स की तो बात ही नहीं की है ना, उसका पॉलिटिकल स्टेटस तो हमने बताया ही नहीं है कि वुमेन के पास इकोनॉमिक स्टेटस भी तो होना चाहिए ना, उसके पास इक्वालिटी विद मेन हमने बात ही नहीं की है। ये हमने उसकी एक डेजिग्नेशन फिक्स कर दी है। जब हमने उसकी डेफिनेशन डेजिग्नेशन फिक्स कर दी है हमने फेमिनिज्म की, एक वुमेन की, तो वुमेन को क्या लग रहा है कि मेरी जो इक्वालिटी है ना वो बाहर मुझे नहीं मिल रही है, एंड शी स्टार्टिंग असर्टिंग हर राइट्स। जब वो अपने राइट्स को असर्ट करती है, एडवोकेट करती है कि मुझे पूरा अधिकार मिलना चाहिए, उसे ही हम कहते हैं फेमिनिज्म। और फेमिनिज्म की जो बातें हैं, हमारी नारीवाद की जो बातें हैं जिन्हें वो फॉलो कर रही हैं जो थिंकर्स, उन्हें हम फेमिनिस्ट कहते हैं। आई होप आपको फेमिनिज्म और फेमिनिस्ट में थोड़ा मीनिंग आपको क्लियर हो चुका है। Ma'am, can you सुष्मिता, please repeat the six characteristics that you told that an ideal wife should have? Uh, हाँ, who actually give these six characteristics? these are the six characteristics given by our Vedas. Vedas. हाँ, these are mentioned in our Vedas. Okay, ma'am. हाँ, these are the six characteristics mentioned in our Vedas. तो आपने नोट कर लिए हैं ये आप अपना आंसर वहां से स्टार्ट करेंगी तो बहुत अच्छा बन जाएगा। Okay, ma'am. अब थोड़ा सा और आगे चल रहे हैं, तो वेदास वाली बात आपको क्लियर हो गई है। Yes. चलें आगे। Yes, ma'am. तो ये सब हम चीजें एक लड़की से डिमांड कर रहे हैं, भाई तूने तो ये वाला रोल निभाना है। अब आगे चलते हैं। द जेंडर प्रेजुडिस एंड द एम्बिवेलेंट पोजीशन ऑफ द इंडियन वुमेन हैज ऑलवेज बीन स्ट्रेंज एंड शॉकिंग, रिमाइंडिंग अस ऑफ सिचुएशन इन सम एब्सर्ड ड्रामा। जेंडर प्रेजुडिस का क्या मतलब होता है, हमने जेंडर का क्या मतलब होता है, मेल और फीमेल। प्रेजुडिस का मतलब होता है हमने अपने कुछ टैबूज बना रखे हैं, कुछ अपनी विचारधारे बना रखी हैं, बस हमने उसी के रोल पे ऊपर वुमेन को असाइन कर दिया है। एम्बिवेलेंट पोजीशन है वुमेन की हमारे इंडियन में। अभी मैं इंडियन कंटेक्स्ट पढ़ा रही हूँ, अभी हमने सारा ओवरऑल पढ़ना है कि हमारा फेमिनिज्म है, दिस इज नॉट आवर इंडियन कंसेप्ट। ये कहाँ से आया गया है, वेस्टर्न से आया गया है। Yes, ma'am. वो अभी हम आ रहे हैं, अभी मैं हम वी आर लिविंग इन इंडिया, तो हम थोड़ा सा इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं कि जो इंडिया में जो वुमेन की पोजीशन है ना बहुत ही ज्यादा एम्बिवेलेंट है। स्टिल इट इज एम्बिवेलेंट। एम्बिवेलेंट का मतलब होता है कुछ क्लियर नहीं है। एक पल में तो हम कहते हैं कि वुमेन बहुत मॉडर्न है, हर जगह वो अपने राइट्स को असर्ट कर रही है, उसको मिलना चाहिए। मिलना चाहिए ना, इट मीन्स वो अदर है ना, एब्सोल्यूट तो नहीं है ना वो। मिलना चाहिए तो इट मीन्स मिलने चाहिए, जिसके पास कमी होती है उसको ही मिलना चाहिए ना। तो वुमेन इज, हम वुमेन को क्या कह रहे हैं यहाँ पर, डेप्रीवेशन वाली बात कह रहे हैं ना, कि वुमेन इज डिप्राइव्ड ऑफ राइट्स। तो जिस बंदे के पास कुछ है ही नहीं है, लैकनेस है, तो वो क्या है, सेक्शन, वो क्या है, वो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि वुमेन है जो सप्रेस है। अच्छा चलो, अब थोड़े से ना आप थोड़े तीन चार वर्ड्स लिख सकती हैं। पेट्रार्किकल का मतलब पता है, अभी हम वहीं आने वाले हैं। डू यू Yes, नो ma'am. Yes, ma'am. पेट्रार्किकल का मतलब? Ma'am, means Pitrasatta means where the male is dominant in the society, where male is dominant. मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, और हमारी सोसाइटी स्टिल मेल डोमिनेटेड है। हम जितना मर्जी कह रहे हैं कि हमारी वुमेन बहुत दिमाग बहुत हमारी वुमेन है जो हर चीज में एक्सेल कर रही है, मगर नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं हमारी जो सोसाइटी है स्टिल, हम जितनी मर्जी स्ट्रगल वुमेन आज की कर रही है, मगर स्टिल शी इज डोमिनेटेड। और उसके बाद आपको कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए, जैसे सप्रेस्ड मतलब Uh, Suppress means uh,
Ma'am means that the other person is. I don't know how to explain it. So, but suppress means it's a kind of. Uh, सप्रेस का मतलब हो गया जहां पर आपकी आवाज को दबाया जाएगा, yes, उसे ma'am. कहते हैं सप्रेस कर रहा, कि भाई चुप कर जा, तू चुप कर जा, तू लड़की है ना तो चुप कर जा, इस तरह से। तो हम अपनी घर में भी अभी भी स्टिल देखते हैं कि छोटा बच्चा है और छोटी गर्ल है, बॉय है एंड गर्ल है, तो मम्मी उसको क्या कहती है कि गर्ल को, कि तूने रात को 6 बजे के बाद अंधेरे में नहीं जाना है, तू लड़की है, तू घर ही रहेगी, तेरा भाई तेरे साथ जाएगा, बेशक वो Yes, उससे छोटा भी हो। yes, ma'am. और वो कुछ अपनी अगर डिमांड करती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो मम्मी क्या कहती है, तो चुप कर जा, सप्रेस, उसकी फीलिंग को सप्रेस करती है। इनफैक्ट आपने देखा होगा कहीं ना कहीं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन स्टिल अभी भी होता है, हम लोगों के घरों में भी होता है, आई थिंक। कहीं ना Yes, कहीं हम इन चीजों को देखते हैं, हमारे घर नहीं होते, हम दूर दराज रिश्तेदारी में कहीं ना कहीं ये देखते हैं कि तू चुप कर जा, तू लड़की है, तू अगले घर में जाना है। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पर, हम वुमेन की आवाज को हमेशा हमारा जो समाज है ना वो सप्रेस करता आता है। और इससे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको क्या दे सकती हूँ, जो वुमेन है आज की सप्रेस हो रही है, तो उसके खिलाफ वो आवाज को रेज कर रही है। आपने मी टू मूवमेंट के बारे में सुना होगा, जो अभी स्टिल आपने सुना होगा, हैशटैग yes, मी ma'am. टू। Yes, ma'am. तो वो क्या है, वुमेन को सप्रेस किया गया था ना उस टाइम, और अब वुमेन है वो अपने आवाज को उठा रही है। अब उसके अंदर वो बोल्डनेस आ रही है, उसके अंदर वो एडवोकेसी आ रही है कि नहीं, मुझे अपने राइट्स को असर्ट करना चाहिए, मेरे पास राइट है, मेरे पास अधिकार है। तो इट मीन्स कि कई जब उसके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा जहां पर उसके साथ एक्सप्लॉयटेशन की गई होगी, तो उसने अपनी फीलिंग्स को अपने दिल में ही रख लिया होगा, सप्रेस कर लिया होगा। सप्रेस का मतलब होता है अपनी फीलिंग्स को दबा लेना। तो ये है। उसके बाद हमारी एक टर्म आ जाती है ऑब्जेक्टिफिकेशन। ऑब्जेक्टिफिकेशन से आप क्या समझते हैं? To see a living being as a non-living object. बिल्कुल बिल्कुल, एक वुमेन को एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। ऑब्जेक्ट जैसे हो गया हमारा, आप कोई भी एनिमल ले लो। अब एनिमल जब तक हमें वो मिल्क वगैरह देता है तो हम उसको अच्छे से उसका लुक आफ्टर करते हैं, मगर जब वो हमारे मतलब का नहीं रहता है तो हम उसे छोड़ देते हैं। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिफिकेशन, अपने यूज के लिए हमने उसका इस्तेमाल कर लिया, और जब वो हमारे यूज का नहीं रहा तो हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। तो उस तरह से हम देख रहे हैं कि जो वुमेन है ना, उसको भी एक ऑब्जेक्ट की तरह मानता है हमारा समाज। स्टिल हम इसको एक ऐसा देखते हैं। उसके बाद है हमारा अब तो हमने थोड़ा सा ये पढ़ा, 1 मिनट थोड़ा सा हम इसके बाद ना पोस्ट फेमिनिज्म का कंसेप्ट भी लेंगे। हाँ, 1 मिनट। सो हम कह सकते हैं कि जो वुमेन है आज की, थोड़ा सा अब आगे हम थोड़ा एडवांस होने लगे हैं, अभी बीच में आपको बैकग्राउंड में चले जाएंगे। So today a woman is not a doll in the hands of man. She is being still establishing her identity in almost every walk of life. तो जो वुमेन है ना, अब वो मैन के हाथ की डॉल नहीं रही है, वो अपनी आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश करनी चाहती है इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। एवरी वॉक ऑफ लाइफ का मतलब हो गया इन एवरी स्पीयर ऑफ लाइफ। Apart from many fields, women have also heralded a new consciousness in the realm of literature. तो जो हमारी लिटरेचर के अंदर अवेकनिंग आ रही है ना, जो वुमेन राइटर्स इतनी एस्टेब्लिश हो रही हैं, उनका वर्क क्यों इतना डेवलप हो रहा है? क्योंकि उन्होंने क्या करा हुआ है, उन फेमिनिस्ट राइटर्स ने फेमिनिज्म को फॉलो किया है। उसमें आपने देखा होगा हमारा जो वर्जीनिया वुल्फ का वर्क है, रूम ऑफ वंस ओन, तो उसको भी क्या कहा गया था, फीमेल राइटर्स, मेल राइटर्स एट दैट टाइम क्या कह रहे थे कि हमने फीमेल राइटर्स के वर्क को इतना ऊपर स्टेटस नहीं देना है, क्योंकि वो कौन है, फीमेल है, वो वैसा वाला लिख ही नहीं सकती हैं जैसे मेल राइटर्स लिख सकते हैं। तो वहां पर भी हमने देखा ऑब्जेक्टिफिकेशन, सप्रेशन, एक्सप्लॉयटेशन उनके वर्क्स में। मगर जो वुमेन है उन्होंने उन बातों को पूरा नकारा, और हमारी मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट और जो हमारा कंसेप्ट है फेमिनिज्म का, वेस्ट से आया हुआ है, और वहां पर जो हमारा फेमिनिज्म की जो बात आ रही है वो वहां से आ रही है, सेनेका फॉल्स डिक्लेरेशन। ये अभी हम इस चीजों पे आ रहे हैं, अभी हम थोड़ा आगे के चल रहे हैं। Their immense contribution to English literature in general and fiction in particular is worth noticing and praiseworthy. अब हमारी जो फीमेल राइटर्स हैं उन्होंने आपने देखा होगा कि इंडियन फिक्शन में पूरा का पूरा एक एक्सीलेंस, एक मार्वलस वर्क अपने लाए हैं वो रिलेटेड टू फेमिनिज्म।
जैसे कि हमारी नयनतारा सहगल हो गई, कमला मार्कंडे हो गई, शशि देश पांडे हो गई, अनीता देसाई हो गई, गीता मेहता हो गई, रमा मेहता हो गई, अरुंधति राय हो गए, शोभा दे हो गए, भारती मुखर्जी हो गई, महाश्वेता देवी हो गई, मंजू कपूर हो गई। ये क्या है, उन्होंने अपने वर्क के थ्रू क्या किया है, इनडेलिबल दे लेफ्ट इनडेलिबल प्रिंट ऑन द रीडर्स ऑफ इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश। थ्रू देयर वर्क्स दे हैव प्रूव्ड देयर मार्वलस, देयर एक्सीलेंस। तो फेमिनिज्म की डेफिनेशन हो चुकी है हमारी। Yes, ma'am. अब क्या कह रहे हैं फेमिनिज्म को, अब हम डिफाइन कर रहे हैं। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड आपने थोड़ी सी समझ लिया है कि क्या वुमेन की स्टिल कंडीशन है, जहां पर हमें कुछ नहीं मिल रहा है तभी हमने इतना कुछ, हमारा फेमिनिज्म आया है ना। तभी फीमेल राइटर्स ने इतना, जब उनको मेल राइटर्स उनको सप्रेस करते थे, तभी तो उनके वर्क्स इतने मार्वलस हुए हैं ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने मैन के खिलाफ लिखा है कि आप हमें इतना वो नीचा क्यों दिखा रहे हो, वाई आर यू ट्रीटिंग अस एज अदर, वी आर नॉट अदर, वी आर ऑल्सो एब्सोल्यूट, जैसे कि मैन एब्सोल्यूट है। मैन की हमने, ये मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये हमने रोल बता दिए वेदास में, अकॉर्डिंग टू वेदास के वुमेन की ये कंडीशन है। तो इसमें मैन के भी तो रोल है ना। मैन को क्या बताया है, वो उन्होंने उसको क्या बताया है कि तू एब्सोल्यूट है, उसके कॉन्ट्रेरी जो वुमेन है वो क्या है, अदर है। मैन एब्सोल्यूट है, वुमेन क्या है, अदर है। तू तो पूरा ठीक है, और वुमेन की तो वहां पर रिक्वायरमेंट भी नहीं है, वो तो अदर है, उसको तो कुछ और ही हमने कह दिया, भाई तेरी जरूरत नहीं है, तू यहाँ तेरे यहाँ पर वो बात नहीं है। हमने यहाँ पर उसका कुछ एक रोल्स असाइन जैसे सेडक्ट्रेस वगैरह कर दिया है। और मैन को हमने क्या कह दिया है कि तू एक्टिव है, और वुमेन क्या है, पैसिव है। सो दीज आर द रोल्स असाइंड बाय आवर वेदास टू मेन एंड वुमेन। तो फेमिनिज्म का मतलब आपको हो गया, मतलब थोड़ा क्लियर हो गया। एंड इट रेफर्स टू द एडवोकेसी ऑफ वुमेन्स राइट, स्टेटस एंड पावर विद मेन ऑन द ग्राउंड ऑफ इक्वालिटी ऑफ सेक्सेस। फेमिनिज्म क्या है, एक पॉलिटिकल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक मूवमेंट है एम्ड एट एस्टेब्लिशिंग इक्वल राइट्स एंड लीगल प्रोटेक्शन फॉर वुमेन। वुमेन के इक्वल राइट्स की बात कर रहा है फेमिनिज्म, और क्या कहता है कि वुमेन के पास ना पूरे के पूरे लीगल राइट्स भी आने चाहिए उसकी प्रोटेक्शन के लिए। लीगल राइट्स का क्या मतलब हो गया, उसको प्रॉपर्टी में पूरे के पूरे राइट्स मिलने चाहिए जैसे एक मैन को मिलते हैं। अब आपको पता है कि मदर फादर की जो प्रॉपर्टी है उसमें पूरा गर्ल्स का वो है, उसमें दे आर गेटिंग नाउ प्रॉपर शेयर है उनका, Yes, जितना उनका सन्स का है। तो वो कहाँ से आया, yes, पहले ma'am. थोड़ी होता था। तो ये कहाँ से आ रहा है, लीगल प्रोटेक्शन की बात कर रही है वो। वुमेन की अगर एक शादी हो रही है, अगर वो उसमें खुश नहीं है, तो शी इज हैविंग अ पर्टिकुलर राइट कि वो उसको डाइवोर्स भी दे सकती है, वो अपनी लाइफ को नई सिरे से शुरू भी कर सकती है। Yes, ma'am. लिव इन रिलेशनशिप का कंसेप्ट आया, वो कहाँ से आया है, वुमेन के लिए आया है ना, कि उसकी मर्जी है वो शादी करना चाहती है कि वो नहीं करना चाहती है। तो लीगल प्रोटेक्शन की बात करें, रिप्रोडक्टिव राइट्स की हम बात कर रहे हैं कि वुमेन के पास पूरे के पूरे राइट्स हैं कि शी वांट्स टू बियर दैट चाइल्ड और नॉट। तो फेमिनिज्म इंक्लूड सोशियोलॉजिकल थ्योरीज एंड फिलोसफीज कंसर्न्ड विद इश्यूज ऑफ जेंडर डिफरेंस। तो जो हमारा फेमिनिज्म है वो थ्योरीज को लेता है। एरिस्टोटल वगैरह में हमने कौन सी थ्योरीज पढ़ी थी, क्लासिकल वाली जो अपनी उन्होंने दे रखी थी पोइटिक्स में, वो ट्रेजेडी वगैरह के बारे में। इसमें हम कौन सी थ्योरीज लेकर चल रहे हैं जो इश्यूज ऑफ जेंडर डिफरेंस के रिगार्डिंग है। इट इज ऑल्सो अ मूवमेंट दैट कैंपेन्स फॉर वुमेन्स राइट्स एंड इंटरेस्ट। इसमें हम कोई और मूवमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर कौन से मूवमेंट की बात कर रहे हैं जो वुमेन के राइट्स और वुमेन के इंटरेस्ट को कैंपेन कर रही है। कैंपेन का मतलब होता है बताना, भाई हम हमें तो ये चाहिए, हमारे अधिकार हमें दिलाओ, हमारे अधिकार हमें दिलाओ। कैंपेनिंग का मतलब होता है वो करना, किसी कोई हमें चीज नहीं मिल रही है, हम उसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कहने का मतलब कैंपेन कर रहे हैं, नहीं जी हमें यहाँ पर भी अधिकार चाहिए, हमें यहाँ भी अधिकार चाहिए। आपको पता है पार्लियामेंट में वुमेन के पास कितनी ज्यादा रिजर्वेशन है, पहले 33% होती थी, नाउ इट्स गेट रेज्ड। तो एक उसमें अब आप थोड़ा सा वो लिख लीजिए, आपको थोड़ा आंसर उसका आपका अच्छा बन जाएगा। हमारे जो अभी हम इसी के जो पढ़ते जा रहे हैं ना बेटा, सुष्मिता, अपने इन थिंकर्स के ऊपर भी आने वाले हैं जो हमारे को सिलेबस में है, साइमन डे वगैरह। Yes, ma'am. बस अब इसी में से ही हम आ जाएंगे, क्योंकि हम मैंने आपको मेन फोकस वहीं पे करवाना है, फिर ज्यादा हो जाएगा फेमिनिज्म का ना। Ma'am, can we say that females have legal protection now, but हम्म। still socially the things are not acceptable? Like if you say a woman wants to have a child or not, but she has the social pressure on herself, no?
वो तो चल ही रहा है ना सारा कुछ, So तभी तो इतना सारा। feminism is actually means the legal protection, and because we are ली- not because it is not still socially acceptable, so it creates a dilemma in this whole situation in the recent world. यस, द वुमेन इज स्टिल स्ट्रगलिंग ना, मगर फिर भी देख सकते हो आप हर जगह वुमेन एक्सेल कर तो रही है। यही तो फेमिनिज्म है हमारा। Yes, अभी तो हम स्टार्टिंग पढ़ रहे हैं ना, आया कहाँ से है वो। ठीक हो रही है ना बात, थोड़ा थोड़ा पेपर पे तो हमें यही आना है ना। yes, ma'am. ठीक है। हम्म। हम्म। तो राइट फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन द जेंडर इशू इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट वन, आपको पता ही है। जब से हमारी सिविलाइजेशन बनी है, जेंडर इशू के ऊपर कुछ ना कुछ हो ही रहा है, लड़ाइयां हो रही हैं, वुमेन को प्रॉपर राइट्स नहीं मिल रहे हैं, तभी इतने बड़े बड़े धरने वगैरह हो रहे हैं। There has been a constant struggle to liberate women from the male exploitation and oppression. So, feminism is a movement that was started to express bitterness and indignation against unjust treatment given to any woman in the society. और क्या कहते हैं आगे? उसके बाद है हमारा एक वेबस्टर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग भी हमें डेफिनेशन दे रखी है। फेमिनिज्म इज द डॉक्ट्राइन advocating social, political, and all other rights of women. Ellen Du Bois found in her research on feminism and suffrage that the term feminism was abundantly used around 1910 to explore the political awareness among women in France. तो जो हमारा कंसेप्ट है ना फेमिनिज्म का, ये हमारा इंडियन कंसेप्ट नहीं है। अगर हमारा इंडियन कंसेप्ट होता ना, तो हमारी वुमेन है ना, वो स्टिल, वो अभी आप देख सकते थे कि वो घर में स्लेव ही बनी रहती। जो मैंने अभी आपको 6 रोल्स बताई हैं, वही उसके ऊपर उसकी पोजीशन को डेजिग्नेट किए जाते हैं। मगर जो फेमिनिस्ट थ्योरीज आ रही हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, अब हम अपनी फीमेल राइटर्स के ऊपर आ रहे हैं, कहाँ से इनका थॉट डेवलपमेंट हुआ है, वो क्या बता रहा है। एलन डी बॉयस ने अपने रिसर्च वर्क जो इनका है, फेमिनिज्म एंड सफरेज। सफरेज का क्या मतलब होता है कि तू तो सफर ही करेगी वुमेन को, वहां से निकला है वर्ड। तेरी कंडीशन क्या है, तूने सफर करते रहना है। क्यों? क्योंकि तू वुमेन है। उसमें उसने क्या बताया है, वुमेन को पॉलिटिकल अवेयरनेस की बात की गई है। पॉलिटिकल अवेयरनेस का क्या मतलब हो गया कि वुमेन को पूरा अधिकार है कि वो भी वोटों में खड़ी हो सकती है। वुमेन के पास पूरा राइट होना चाहिए कि वो अपना फ्रेंचाइज को इलेक्ट कर सकती है, कि उसके पास भी वोटिंग पावर्स होनी चाहिए। तो इस तरह से हम देख रहे हैं। उसके बाद उन्होंने बताया है, अकॉर्डिंग टू लिंडा किएले, द टर्म फेमिनिज्म ड्यूरिंग 1890 रेफर्स टू अ न्यू वुमेन। न्यू वुमेन का क्या मतलब है कि जो वुमेन का रोल्स डेजिग्नेट किए गए हैं, हमने उससे बाहर आना है। वुमेन ने एक प्रॉपर एक विद इन 4 वॉल्स में कन्फाइन नहीं करना है अपने आप को। उसने अपनी बाउंड्रीज को जो उसके ऊपर असर्ट की गई हैं, उनको ब्रेक करके, टू ब्रेक दैट शैकल्स शी हैज टू प्रूव हर आइडेंटिटी। ये हमारा मेन पर्पस है, मेन उसका एजेंडा है हमारे फेमिनिज्म का। उसके बाद हम आ जाते हैं। हम्म। If we go through the feministic phase of 1960 and 1970, we witness that it illustrated the problems and predicaments associated with the Western white middle class woman. After that time, we across many feminists challenging the beliefs that females were from a group having similar characteristics. तो हम क्या देख रहे हैं, जब वेस्ट में ये कंसेप्ट आया गया फेमिनिज्म के बारे में, जहां पर वुमेन को प्रॉपर राइट्स नहीं है, इनफैक्ट उनके पास प्रॉपर वोटिंग राइट्स भी नहीं है, एजुकेशन की तो आप बात ही मत करो। तो वो क्या देखा गया कि जो वहां का सिनेरियो है ना, वही हर जगह प्रिवेलेंट है। पूरे के पूरे वर्ल्ड में वही कंडीशन यूनिवर्सल फिनोमिना की तरह स्प्रेड हो रखी है। तो फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट्स जो हैं केम फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज, एंड द फेमिनिस्ट थ्योरीज बिगैन टू फोकस on the intersection between gender and sexuality with other social identities that consist of each and everything. तो जो फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट है, एक्टिविस्ट कौन होते हैं? जो हमें हमारे अधिकार दिलाते हैं। तो जो फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट है ना, वो हर जगह हम देखते हैं एक्टिव हो गए। और वो कहाँ घर से निकल पड़ी फेमिनिस्ट एक्टिविटीज, और उन्होंने वुमेन को कलेक्ट करना शुरू कर दिया कि आओ तुम भी घरों से निकलो और अपने राइट्स को असर्ट करो।
It is of the view of many feminists that the present movement of feminism is a citizenry movement that seeks to cross boundaries of race, class, culture and religion. तो हमें अगर अपने फेमिनिज्म की बात करनी है, जहां पर वुमेन अपने राइट्स की बात करेगी, अपने एक स्टेटस की बात करेगी, एक अपनी आइडेंटिटी की बात करेगी, एक अपने सेल्फ एक्सप्रेशन की बात करेगी ना, तो उसे अपनी बाउंड्रीज जो उसके ऊपर रेस की है, जातिवाद की, क्लास की, कल्चर की, रिलीजन की ऊपर, रिलीजन क्या होता है, हमारे टैबूज होते हैं कि नहीं नहीं हमारा धर्म तो ये कहता है कि वुमेन को, आप मुस्लिम वुमेन को क्या देखते हो, क्या उनके टैबूज है, उनका रिलीजन उन्हें क्या बताता है कि वुमेन को एक बुरके में रहना है, इस तरह से उनका रिलीजन उन्हें टीच कर रहा है ना। और आप देखो हम कितना अपना 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, अब 22वीं सदी आ चुकी है अब, और फिर भी जो वुमेन है अपने राइट्स को स्ट्रगल कर रही है। उसके बाद फिर भी अभी आप देखते हो मुस्लिम वुमेन के पास वो वाले प्रॉपर राइट्स नहीं है। वो किस चीज को देकर अपने आप को बात को डिफेंड करते हैं, जो उनके मुस्लिम्स बड़े बड़े वो हैं कि नहीं जी हमारे तो उसमें लिखा हुआ है, हमें तो ऐसा ही करना है कि मैन के पास ही शुड हैव 2-3 वाइफ्स, और इस तरह से, जैसे अभी तो फिर भी उन्होंने बताया हुआ है कुछ एक 1 वाइफ का सिस्टम आ गया है, रिप्रोडक्टिव राइट्स के ऊपर भी उनके कुछ बैनिंग वगैरह नहीं है। तो वो क्या है, वो क्या कहता है, हमारा धर्म तो जी हमें यही सिखाता है। तो अगर वुमेन को अपने राइट्स को असर्ट करना है, फेमिनिज्म की जब बात करनी है, तो हमें ये सारी की सारी बाउंड्रीज ऑफ रेस, क्लास, कल्चर एंड रिलीजन को ब्रेक करना होगा। देन आवर कंसेप्ट ऑफ, देन आवर मूवमेंट ऑफ फेमिनिज्म बिकम्स सक्सेसफुल स्टिल इन दिस टाइम। थोड़ा समझ आया है आपको सुष्मिता? Yes, ma'am. तो ये समझ आया है जो मैंने अभी आपको ये बात Yes, बताई ma'am. है, दैट फेमिनिज्म इज अ सिटीजनरी मूवमेंट। सिटीजनरी मूवमेंट का हो गया, हर एक बंदे के लिए ये इंपॉर्टेंट है, हर एक सिटीजन के लिए इंपॉर्टेंट है जो हमारे इस वर्ल्ड में रहता है, हर एक वुमेन के लिए इंपॉर्टेंट है। वुमेन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, मेल की बात नहीं हो रही। उसको क्या करना पड़ेगा, अगर अपना फेमिनिज्म उसने अपना, उसको अपने राइट्स को अगर उसने असर्ट करना है, फेमिनिज्म का क्या मतलब होता है, अपने राइट्स की बात करना है कि नहीं जी नहीं मुझे पूरे अधिकार दिला कर दो, तो उसे क्रॉस बाउंड्रीज ऑफ रेस, क्लास, कल्चर और रिलीजन के शैकल्स को ब्रेक करना होगा। तभी जो हमारा कंसेप्ट ऑफ फेमिनिज्म है वो वर्ल्ड वाइड फेमस होगा, वर्ल्ड वाइड उसको वुमेन को प्रॉपर अधिकार मिले जाएंगे। It is also a movement that is related to a particular class and addresses issues important to the women of the society. और क्या कहते हैं, वी कैन कोट द एग्जाम्पल ऑफ फीमेल्स इन सूडान एज वेल एज इन डेवलप्ड कंट्रीज एंड आर्ग्यू टू द एक्सटेंट टू विच सर्टेन इश्यूज सच एज इंसेस्ट, रेप एंड मदरिंग आर यूनिवर्सल। सूडान में आप क्या देखते हो कि हमने जो वुमेन का रोल है ना, 3 चीजों में बस उसको बता दिया है कि हमने तेरे को एक्सप्लॉइट करना है, रेप करना है, और क्या करना है, वुमेन ने सिर्फ एक मदर बनना है, बस यही तुम्हारा एक 3 रोल है। और वुमेन ने घर से बाहर भी नहीं निकलना है, एजुकेशन की इन्हें क्या जरूरत है, कुछ भी नहीं चाहिए इन्हें, कोई राइट्स नहीं चाहिए इन्हें। उसके बाद आ गया है, अब हम डेवलपमेंट ऑफ ये अपनी उसके कर रहे हैं फेमिनिज्म का। A few political rights and the emancipation of the woman is the key concept of feminism. Emancipation के आप स्पेलिंग लिखेंगे EMANCIPATION। इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन का मतलब होता है जहां पर हम वुमेन के उद्धार की बात करते हैं। इसमें क्या आएगा, हमारा जो पॉलिटिकल राइट्स है वो हमें क्या बता रहे हैं कि हमारा की कंसेप्ट क्या है, वुमेन की हमने उदारता की बात करनी है, वुमेन की फ्लरिशमेंट की बात करनी है हमने। इट जनरली इंक्लूड्स द राइट ऑफ प्रॉपर्टी एज वेल एज द सिग्निफिकेंट इशू ऑफ वोटिंग इन इलेक्शंस। तो आपने देखा है जहां पर हमारी वुमेन के पास लैकनेस है, उसके एक मैंने आपको अभी बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है सूडान की वुमेन का। वहां पर हमने क्या कर दिया है, वुमेन के एक 3 रोल्स को हमने यूनिवर्सल कर दिया है कि जो ये सूडान की वुमेन है, इन्होंने बस ये जो इनका वुमेन का रोल है ना, ये हर जगह ही तो एक नारी तो एक जैसा ही होती है ना, इसकी कंडीशन तो ऐसी ही होनी चाहिए। इसने क्या करना है, बस इसका यही 3 रोल्स हैं। तो वहां से हमारा जो कंसेप्ट है फेमिनिज्म, हम देखते हैं और डेवलपमेंट हुआ है जहां पर हम वुमेन के पॉलिटिकल राइट्स की बात कर रहे हैं और वुमेन के प्रॉपर्टी राइट्स की बात कर रहे हैं, और हम कौन सा सिग्निफिकेंट इशू लेकर आ रहे हैं कि वुमेन के पास एक वोटिंग राइट्स भी होने चाहिए, कि हर एक वुमेन के पास अधिकार होना चाहिए कि वो वोट डाल सकती है। A persistent and continuous battle for a long time resulted in ensuring to have the right to vote in England in 1918 and in America 1920। तो क्या कह रहे हैं, इतनी ज्यादा जब उन्होंने बैटल लड़ी ये जो फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट थे, उसके बाद जाकर 1918 में हमें इंग्लैंड में राइट मिला है वुमेन को वोट कास्ट करने का, और अमेरिका में 1920 में। क्लियर हो गई बात ये वाली? Yes, ma'am.
तो इंग्लैंड में कब वोटिंग राइट मिला है उनको? इन 1980. 1918, और अमेरिका में 1920। Yes, ma'am. अब आगे चलते हैं, अब हमारे सिलेबस में जो है थोड़ा सा वहां अब आ रहे हैं। इट ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंट एंड वाइटल रोल प्लेड बाय J.S. मिल एंड मैरी वॉल्सटनक्राफ्ट इन दिस मूवमेंट। आपने ये मेंशन करने होंगे जो नाम मैंने अभी बोले हैं आपको, लिख लीजिए। J.S. मिल एंड मैरी वॉल्सटनक्राफ्ट। स्पेलिंग पता है मैरी वॉल्सटनक्राफ्ट के? Yes, ma'am. बताइए जरा। MARY हम्म WOLL STONECRAFT. तो मैरी वॉल्सटनक्राफ्ट का वर्क आपको पता है, लिख लीजिए। Yes, ma'am. विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नाम ही पहले तो पता होना चाहिए। Yes, ma'am. हम्म तो it all happened because of the significant and the vital role played by J.S. Mill and Mary Wollstonecraft in this movement. Wollstonecraft, generally known as the mother-in-law of the great romantic poet P.B. Shelley. तो कल हम पीबी शैले का वर्क पढ़ रहे थे, पीबी शैले का नहीं, उसका एसटी कॉलरिज का पढ़ रहे थे। और पीबी शैले भी आपको पता है रोमांटिक इरा से ही बिलोंग करते हैं। पीबी शैले के ही इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फेमस पोएट ऑफ द रोमांटिक इरा। तो जहां पर हमने वर्ड्सवर्थ पढ़ा था, एसटी कॉलरिज पढ़ा था, वहीं पर हमारे पीबी शैले भी हैं, जॉन कीट्स भी हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, एक्चुअली शायद मैंने आपको कल नाम बताया हो। तो उनकी ये मदर इन लॉ है मैरी वॉल्सटनक्राफ्ट, किसकी? पीबी शैले के। हु इज नॉन एज द रेवोल्यूशनरी चैंपियन ऑफ फेमिनिस्ट एस्पेक्ट्स। In her works, we can find the tireless efforts for the emancipation of women from patriarchal setup of society and male domination as females are known by them. तो पीबी शैले ने क्या किया था? उन्होंने भी जो उनकी मदर इन लॉ का वर्क था, विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, उसको प्रोपोगेट किए था, उसके आइडियाज को प्रोपोगेट किया था इन हिज वर्क्स। The females in the society were the victims of patriarchal setup of society only because of their being as females. तो जो फीमेल्स है ना सोसाइटी में, वो किसके विक्टिम है? पेट्रार्किकल सेटअप। पेट्रार्किकल सेटअप का मतलब हो गया मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। क्यों? क्योंकि वो फीमेल्स हैं। मैरी वॉल्सटनक्राफ्ट का जो वर्क है was inspired by a group of revolutionary critics of the day including William Godwin and Thomas Paine, the author of the Rights of Men. तो जो विलियम गॉडविन के साथ मैरी वॉल्सटनक्राफ्ट ने शादी कर ली थी बाद में, मगर जो इन्होंने भी अपने वर्क्स में, जो ये मेल राइटर्स हैं, इन्होंने भी अपने वर्क्स में क्या किया था? राइट्स ऑफ मैन के बारे में बताया था, और उसमें उन्होंने फीमेल्स की भी बात की थी। तभी उनको वो अच्छे लगे और उन्होंने शी मैरिड and profoundly influenced by them. Then she wrote a vindication of the rights of women, which arose wholehearted response of the readers. But authors like Horace Walpole and many others resolved not to go to through this book as they found contaminated influence of the present work. इतना नहीं आपको पढ़ना है, बस इतना ये याद रखना है। इन्होंने जो विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द वुमेन है, ये कहां से उन्होंने अपना आइडिया लिया था? विलियम गॉडविन और थॉमस पाइने से लिया था। और उन्होंने यहाँ पर विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, विंडिकेशन का क्या मतलब होता है पता है आपको? No, ma'am. विंडिकेशन का मतलब होता है एक तरह का एजिटेट करना, प्रोटेस्ट करना, कि वुमेन को पूरे उनके अधिकार दिलाओ। तो जो इन्होंने अपना प्रोटेस्ट किया था, किस वे में इन्होंने किया था? पैम्फलेट्स के थ्रू इन्होंने वुमेन के राइट्स को सर्व Yes, किया ma'am. था। पैम्फलेट्स पर समझती हो ना तुम, जिसमें हम लिख के बयां करते हैं कि आपने देखा होगा अभी भी कहीं वो प्रोटेस्ट होता है, एजिटेट होता है, तो उन्होंने आगे वो पकड़े होते हैं, होर्डिंग से पकड़े होते हैं, पैम्फलेट्स टाइप लिखा होता है उसमें, हमें हमारे अधिकार दिलाओ 8-10 पॉइंट्स। तो इनका Yes. जो विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन है, तो जब इन्होंने स्टार्टिंग में उसका प्रोपेगेट किया, तो इन्होंने अपने राइट्स को किसमें? वो पैम्फलेट्स के थ्रू लोगों तक पहुंचाया, और फिर इनके वर्क्स में वो पैम्फलेट्स इंक्लूड हुए। इसमें इन्होंने किसकी बात की है? वुमेन की एजुकेशन की बात की है। Ma'am, that means the Vindication of Rights of Women is actually a collection of the pamphlets written by Mary Wollstonecraft.
Yes. Okay. आगे है हमारा नियरली 77 ईयर्स बिफोर द पब्लिकेशन ऑफ J.S. मिल्स, मैरी वॉल्सनक्राफ्ट का पीरियड आप लिख लीजिए 1759 से लेकर 1797 1759 से लेकर 1797 तक. She was vilified as a literary Amazon, a hyena in petticoats, an unsexed female, and a prostitute because she called for education, अंडरस्टैंडिंग एंड फ्रीडम ऑफ वुमेन इन विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द वुमेन. जब वो वुमेन के राइट्स की बात कर रही थी ना, तो लोग उसे क्या कह रहे थे, उसको क्या डेजिग्नेशन दे रखी थी, एक प्रोस्टिट्यूट की. तुम्हें क्या हक है कि तुम अपनी आवाज को बाहर लोगों तक पहुंचा रही हो? नहीं, तुम तो क्या हो, खुद एक वुमेन का क्या रोल है, जो मैंने आपको अभी सूडान वाला बताया था. 3 रोल्स उसके जो है साइन कर रखे हैं, उसको एक्सप्लॉइट करना, उसको ऑब्जेक्टिफिकेशन की तरह करना, सप्रेस करना. तो इसमें इन्होंने किसकी बात की है, वुमेन की एजुकेशन की बात की है, उनकी अंडरस्टैंडिंग की बात की है, और फ्रीडम ऑफ वुमेन की बात की है इन्होंने अपने इस वर्क में. और इसी का जो वर्क है विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द वुमेन, उसको लेटर में, लेटर का मतलब बाद में, उसको क्या नाम दिया गया था, लेटर टाइटल एज थॉट ऑन द एजुकेशन ऑफ डॉटर्स, कि हमारी लड़कियों की पढ़ाई कैसी होनी चाहिए, इन्होंने इसके बारे में बताया था. मेन हम क्या बात कर रहे हैं कि इन्होंने अपने वर्क में एजुकेशन की बात की थी वुमेन की, कि वुमेन के पास प्रॉपर एजुकेशन आएगी तभी उसके अंदर एक अवेयरनेस आएगी. फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज तभी वुमेन आ सकती है, व्हेन शी अटेन एजुकेशन. She spoke for the equality of opportunity for women based upon the equality of value. अब इक्वालिटी ऑफ वैल्यू का क्या मतलब है, हर एक वुमेन को अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी सेल्फ एक्सप्रेशन को, अपनी आइडेंटिटी को पहचानना है, और अपनी और उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर कर हर एक वुमेन को अपनी एजुकेशन को अटेन करना पड़ेगा. घर में क्या है, तुम्हारे फादर हैं, तुम्हारे ब्रदर हैं, वो क्या कहेंगे, नहीं तूने क्या करना है पढ़ के, तूने अगले घर जाना है, तूने नहीं पढ़ना, बैठ जा बैठ जा. नहीं, मगर वुमेन ने क्या करना है, उनको जब अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसको अवेल कर कर एजुकेशन को अटेन करना है, टू प्रूव देयर रियल्म इन द वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर एंड अदर स्फीयर्स ऑफ लाइफ. Mary Wollstonecraft believed that men and women have the same mental capacities and soul. ये इनके वर्क्स का क्रक्स बता रही हूं मैं आपको, समझ रही हो ना? Yes, ma'am. हाँ, मैरी वॉल्सटनक्राफ्ट ने क्या कहा था कि जो मेन एंड वुमेन है ना, उनकी सेम मेंटल कैपेसिटीज है, मेंटल सोल्स हैं. वुमेन के पास पूरे का पूरा कैपेबिलिटी है, उसे क्यों ऐसे दबाया जाता है कि नहीं तेरे अंदर टैलेंट नहीं है? वुमेन के अंदर जो टैलेंट है ना, वो मेन से भी ज्यादा है. तो उसने क्या बताया था, शी बिलीव दैट मेन एंड वुमेन हैव द सेम मेंटल कैपेसिटीज एंड सोल्स, दे मस्ट हैव इक्वल एजुकेशन एंड ह्यूमन राइट्स. तो वुमेन को प्रॉपर की प्रॉपर पूरी की पूरी एजुकेशन मिलनी चाहिए जितनी मेन को मिलती है, और पूरे के पूरे उसके पास मानव अधिकार होने चाहिए, ह्यूमन राइट्स. स्टीरियोटाइपिंग वुमेन, स्टीरियोटाइपिंग का मतलब होता है, हमने बता दिया कि भाई तू तो ऐसी ही रहेगी, एक फिक्स कर देना, स्टीरियोटाइप, टैबूज टाइप, जिसे स्टीरियोटाइप का मतलब होगा टैबूज, फिक्स कर देना. Stereotyping women as symbols of sexual virtue and modesty amounts to confining them to assigned roles. क्या कहा गया है, स्टीरियोटाइपिंग वुमेन, स्टीरियोटाइप का मतलब हो गया है फिक्स कर देना कि तुमने तो बस एक अच्छा लगना है, एक सेडक्ट्रेस की तरह लगना है, और मेल को लुभाना है, बस तुम्हारा तो इतना काम है. एम्बिशन एंड अचीवमेंट आर नॉट द एक्सक्लूसिव डोमेन ऑफ मैस्कुलिनिटी. हमारा मेन बात आ चुकी है, ये लिख लीजिए, बहुत अच्छी लाइन है, एम्बिशन एंड अचीवमेंट. एम्बिशन का क्या मतलब होता है, एम्बिशियस, अ पर्सन शुड बी एम्बिशियस. एम्बिशियस का क्या मतलब हो गया, हमारे माइंड में कुछ ना कुछ, हमारे मन में एक एम्बिशन होना चाहिए कि हमने ये बनना है. व्हेन वी आर हैविंग सम थॉट्स, व्हेन वी आर हैविंग सम ड्रीम इन आवर माइंड, तभी वो सपने साकार होंगे ना, जब हमारे मन में सपने होंगे. एम्बिशन एंड अचीवमेंट, अचीवमेंट का क्या मतलब होता है, हमने वो मुकाम को हासिल करना है. तो वो क्या कहते हैं, ये एक्सक्लूसिव डोमेन्स मैस्कुलिन के नहीं है, ये एक्सक्लूसिव डोमेन्स किसके भी होने चाहिए, एक वुमेन के भी होने चाहिए. वुमेन को भी पूरा सपने देखने का अधिकार है, वुमेन के पास भी अचीवमेंट को हासिल करने का अधिकार होना चाहिए, जैसे हमारे मेन के पास है. इस तरह से इन्होंने हमें अपना बताया है थॉट ऑन द एजुकेशन ऑफ द डॉटर्स. तो यही चीजें हैं एजुकेशन के बारे में. और देख लेती हूँ मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, वैसे तो हो ही गया है. It goes without saying that Mary Wollstonecraft strongly advocates the right to vote, the right to property, and admission to profession of the females. But no one did pay heed towards the problems of women during this period.
क्या कह रहे हैं, मैरी वॉल्सनक्राफ्ट ने वुमेन के राइट्स को एडवोकेट किया, वुमेन के वोटिंग राइट्स को एडवोकेट किया, प्रॉपर्टी राइट्स को एडवोकेट किया, और क्या किया है कि वुमेन के पास पूरा का पूरा अधिकार होना चाहिए कि वो अपनी एजुकेशन को अटेन करे और अपने प्रोफेशन को अपने अकॉर्डिंग चूज करे। मगर वहां पर उस टाइम में उसके वर्ड्स को, इट मीन्स उसके वर्क को डिड नॉट पे हीड। हीड का मतलब होता है ध्यान नहीं दिया गया। मगर अब हम देखते हैं कि मैरी वॉल्सनक्राफ्ट का जो वर्क था ना, वहीं से हमारा फेमिनिज्म कितना इंस्पायर हो गया है। स्टिल जो हमारे फेमिनिस्ट राइटर्स हैं उन्होंने कितनी इंस्पिरेशन मैरी वॉल्सनक्राफ्ट ने ली है, जो हम इसका वर्क अब आपके सिलेबस में भी है, विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। इन द सेम वे द कॉन्ट्रीब्यूशन and the support of the famous movement by J.S. Mill cannot be underestimated, who was an extraordinary writer of the 19th century. He has been hailed as the profuse genius, political, economic, and social reformer who devoted his rights to the cause of female emancipation. तो जो J.S. Mill थे, उन्होंने भी वुमेन के राइट्स की बात की है उस टाइम में, इसके जब इनका वर्क आया उसके पैरेलल में। अब आगे आ गए हैं। Modern feminist criticism is deeply influenced to Virginia Woolf and Simon D. Beauvoir. स्टार्टिंग हमारी कहां से हो रही है, मैरी वॉल्सनक्राफ्ट से हो रही है। आगे जो हम आ रहे हैं, वर्जीनिया वुल्फ के बारे में सुना हुआ है आपने? Yes, ma'am. Who is she? Ma'am, she's a writer, and she's a very famous feminist writer. She wrote many works. I've read Novel. her work, The Lighthouse. To the Lighthouse or To Room the of Light. One's Own। तो प्रॉपर हमारी ये भी एक फेमिनिस्ट है। मॉडर्न फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इज डीपली इंडेटेड टू वर्जीनिया वुल्फ एंड साइमन डी बोवेर। तो अगर हम जहां पर फेमिनिज्म की बात कर रहे हैं, अगर हम इनका ही मेंशन ना करें then our work is not successful। दस वर्जीनिया वुल्फ की एक बुक है, A Room of One's Own, that came in 1924। in this book she came out with a more professed का मतलब होता है हर जगह जिसकी वैल्यू हो, and detailed program for the emancipation of women, जहां पर इन्होंने भी वुमेन के बारे में बताया है। शी क्लियरली असर्ट्स का मतलब होता है बयां करना, दैट अ फीमेल राइटर कैन बी सक्सेसफुल। एक फीमेल राइटर तभी सक्सेसफुल हो सकती है। देखो अब हम इकोनॉमिक कंडीशन की बात कर रहे हैं, हमने एजुकेशन की तो अभी इसमें कर ली है। अब हम ये क्या कह रही है हमें वर्जीनिया वुल्फ, वो क्या कह रही है, वुमेन के पास प्रॉपर इकोनॉमिक स्टेटस भी होना चाहिए। She clearly asserts that a female writer can be successful if she has a room of her own। रूम का मतलब यहाँ पर कमरे से नहीं बता रहे हैं, आप लिख सकती हैं। रूम का मतलब है यहाँ पर हमारी पर्सनल इंडिविजुअलिटी से, हमारी प्रिवेसी से। वुमेन के पास पूरा का पूरा अधिकार है कि वो उसके पास एक इंडिविजुअलिटी होनी चाहिए जहां पर वो अपने राइट्स को असर्ट कर पाए। उसके पास प्रिवेसी होनी चाहिए कि जो उसका मन चाहता है वो उसको लिख सकती है। एंड एट लीस्ट अ रेगुलर इनकम ऑफ 500 पाउंड्स अ ईयर। जब वुमेन के पास प्राइवेसी होगी, इंडिविजुअलिटी होगी, जब उसके अंदर थॉट्स होंगे, जब वो अपने वर्क्स को लिखेगी ना, तो जब वो वर्क्स को लिखेगी तो उसको उससे इनकम भी होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, अब आप लोग हैं या मैं हूँ या कोई भी है, अगर हम इतनी एजुकेशन अटेन कर रहे हैं, हम +2 कर रहे हैं, BA कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, डॉक्टरेट कर रहे हैं, नेट कर रहे हैं, और बड़े बड़े एग्जाम हम क्लियर कर रहे हैं, और हम आगे अपने उस टैलेंट को यूज ही नहीं कर रहे हैं, देन व्हाट इज द यूज ऑफ दैट एजुकेशन? तब हम अपना उसको, अगर हमारे पास अर्निंग ही नहीं हो रही है, व्हाट इज द यूज ऑफ दैट एजुकेशन ना? उस टैलेंट को, अगर उस कैपेबिलिटी को हमने यूज नहीं किया है। तो वो क्या कह रही है यहाँ पर, वुमेन की इकोनॉमिक कंडीशन की बात कर रही है। अगर वुमेन के पास टैलेंट है तो उसे अपनी इंडिविजुअलिटी को, इंडिविजुअलिटी का मतलब होता है हमें अपना अधिकार है, जहां पर हमें एक्सप्लॉइट किया जाएगा। अब हमें कहीं भी वर्क प्लेस में जाते हैं या किसी भी प्लेस पर जाते हैं जहां पर हमारे राइट्स को सप्रेस किया जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है वुमेन को अभी भी, तो उसके पास प्रॉपर वो राइट है, वो अब उसके खिलाफ आवाज उठा सकती है। और वो क्या कहती है, जो वुमेन राइटर हैं तभी सक्सेसफुल हो सकते हैं जब उनके पास एक टैलेंट होगा लिखने का, और उनके पास एक इनकम भी होनी चाहिए। इनकम कितनी उसने डिमांड की है, 500 पाउंड्स अ वुमन ईयर। तो इसका एक कोट भी है, आप लिख सकते हैं, वुमेन मस्ट हैव मनी एंड रूम ऑफ हर ओन इफ शी इज टू राइट अ फिक्शन। रूम का मतलब मैंने अभी आपको बता दिया, इंडिविजुअलिटी से। In the late chapter of the book, Virginia Woolf discussed the concept of androgyny hermaphrodite। इसमें क्या बताते हैं, it pleads for unity and harmony rather than a rigid separation between man and woman qualities। तो वो क्या कहते हैं यहाँ पर, इसमें ये नहीं कह रहे हैं कि वुमेन को आप बिल्कुल सेपरेट कर दो मैन के साथ, नहीं,
दोनों वो क्या है, दे बोथ आर आइडेंटिकल्स, दे बोथ आर द साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। क्या देखो बिल्कुल उसमें बात कर दी है, जहां पर मेल है वहां पर फीमेल की भी रिक्वायरमेंट है, और जहां पर फीमेल है वहां पर मेल की भी रिक्वायरमेंट है। तो शी प्लीड्स फॉर यूनिटी एंड हार्मनी। दोनों मेल फीमेल को जेंडर की रिक्वायरमेंट है एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को फुलफिल करने के लिए। ये नहीं कि हम उनके अंदर सेपरेशन ले आए मैन और वुमेन की क्वालिटीज के। कहने का क्या मतलब है, वी शुड गिव रिस्पेक्ट टूवर्ड्स ईच अदर फीलिंग्स टूवर्ड ईच अदर सेक्सेस, ये इन्होंने इसमें बताया है। Thus she say, perhaps a mind this is purely masculine cannot create anyone any more that a mind that is purely feminine। क्या मतलब है, अगर कोई बंदा पूरा का पूरा मैस्कुलिन ही है, मेल राइटर्स के पास ही पूरा का पूरा दिन सब कुछ अपना मेल के अकॉर्डिंग कर रहा है, तो उसको भी कोई नहीं पूछेगा। तो अगर फीमेल है वो हर वक्त लड़ाई झगड़ी करती रहेगी मेल के साथ कि तुम ऐसे नहीं करते, तुम वैसे नहीं करते, तुम हमें अदर की तरह ट्रीट करते हो, तब भी हमारी सोसाइटी का पहिया नहीं चल सकता है। तो दोनों ये क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। और इन्होंने अपने वर्क में किसकी प्लीडिंग की है, फॉर यूनिटी एंड हार्मनी रादर देन अ रिजिड सेपरेशन बिटवीन मैन एंड वुमेन। थोड़ा क्लियर हुआ है आपको? Yes, ma'am. कुछ लिख रही हो थोड़ा थोड़ा? Yes, ma'am. तो अभी 5 मिनट तक मैं आगे और करवाती हूँ, ठीक है, यू जस्ट वेट। Okay. हाँ।
Yes, Sushmita, Yes, ma'am. are you there? Yes, ma'am. So now we are coming on our second फीमेल राइटर साइमन डी ए बेवर. इसका जो वर्क है द सेकंड सेक्स. सेकंड का क्या मतलब होता है? हमारी वुमेन की सेकेंडरी पोजीशन की बात कर रहे हैं. इट मींस वुमेन की प्राइमरी पोजीशन नहीं है. सेक्स का यहाँ पर क्या मतलब है? मेल और फीमेल. तो फीमेल कौन है यहाँ पर? फीमेल को हमने क्या बता दिया है? एक अदर बता दिया है. कहने का मतलब ये है लैकनेस बता दिया है. जहां पर वुमेन को प्रॉपर राइट्स नहीं मिल रहे हैं ना, वहां पर हमने उसकी डेजिग्नेशन को क्या साइन कर दिया है? सेकंड. प्राइमरी हमारा कौन है? प्राइमरी सेक्स इज आवर मेन एंड सेकंड इज आवर फीमेल. तो ये है इसका मतलब. साइमन डी ए ब्यूअर, द सेकंड सेक्स इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट यूनिवर्सल क्लासिक्स where she concentrates upon the position of women in the male dominated society. तो ये भी एक बहुत ही यूनिवर्सल इनका कंसेप्ट है, जहां पर वुमेन के बारे में बताया गया है, वुमेन की पोजीशन के बारे में बताया है कि जहां पर वुमेन को प्रॉपर अधिकार नहीं मिल रहे हैं. कहां पर? इन द मेल डोमिनेटेड सोसाइटी. वुमेन को हम यहाँ पर प्राइमरी नहीं मान रहे हैं. जो साइमन डी ए वेयर ने, देखो अपने खुद ही उन्होंने नाम अपना सेकंड सेक्स रखा है कि वुमेन को सोसाइटी क्या कह रही है कि तू तो दूसरी तरह का बंदा है, तू तो, तेरी तो पोजीशन ही सेकेंडरी है, तेरे को प्राइमरी तो हम कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं ना. यू आर नॉट प्राइमरी, वी आर कंसिडर्ड यू एज द सेकंड. सेकंड का क्या मतलब होता है? जिसकी इंपॉर्टेंस नहीं होती है. हम सेकंड पोजीशन पे जिसको रखते हैं कि नहीं नहीं फर्स्ट पे तो यही रहेगा हमेशा. तो मैन अकॉर्डिंग टू हर इज द डोमिनेटिंग ओवरलोड इन एवरी फील्ड इन ऑलमोस्ट एवरी पोजीशन. तो वो क्या कहती है? जो मैन है ना, जो सोसाइटी ने बना रखा है ना मैन, वो क्या है? डोमिनेटिंग ओवरलोड. ओवरलोड का क्या मतलब है? लोड का क्या मतलब होता है? जब एक चीज जरूरत से ज्यादा होती है. अब जरूरत से भी ज्यादा जब कोई चीज हो जाती है ना, वो क्या है? उस तरह की कंडीशन है, उस तरह की सिचुएशन है हमारी मैन की हर एक फील्ड में, इन ऑलमोस्ट एवरी पोजीशन. हर एक पोजीशन की आप बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक लेवल की बात कर रहे हैं, हर एक चीज की बात कर रहे हैं हम, एजुकेशन की बात कर रहे हैं. वुमेन को क्या कहा जाता है कि तू क्या है? तेरी पोजीशन क्या है? सेकेंडरी है, सेकंड है. मैन कंसिडर हिमसेल्फ पॉजिटिव. जो मैन है वो क्या कहता है कि मैं तो पॉजिटिव हूं. अगर मैन पॉजिटिव है तो इसके कॉन्ट्ररी में वुमेन क्या है? नेगेटिव है. स्टैंडर्ड है मैन, while the woman is secondary and the secondary sex. She is more precisely what man is not. उसको क्या कहा गया है? तू वो है जो मैन है. तेरी पोजीशन क्या है? जो मैन है ना, मैन तो मैन ही है, तेरी पोजीशन वो है जो मैन नहीं है. इसमें हम आगे थोड़ा सा उन्होंने कोट से बताया है, आप थोड़ा सा वो लिख सकते हैं जो इन्होंने अपने उसमें एलेबोरेट किया है. क्या कह रहे हैं मैन की पोजीशन के बारे में? मैन क्या है? सब्जेक्ट है. मैन क्या है? एब्सोल्यूट है. वुमेन क्या है? उसके कॉन्ट्ररी में अदर है. मैन इज द सब्जेक्ट, मैन इज द एब्सोल्यूट और वुमेन इज द अदर. उसके बाद क्या है? मैन हैज वायरलिटी. मैन के पास क्या है? प्रॉपर पावर है, स्ट्रेंथ है, रीजनिंग है, साइंटिफिक नॉलेज है. वो मैन के पास पूरा अधिकार है कि वो रीजन कर सकता है. जब उसको कोई चीज नहीं ठीक लगती है तो वो रीजन कर सकता है. और वुमेन को हम क्या कहते हैं कि नहीं नहीं तूने आगे से एजिटेट नहीं करना है. अब शादी भी होती है तो हम लड़कियों को कहते हैं कि जहां पर तेरी गलती होगी ना, वहां पर भी तुझे चुप ही रहना है. तो इट मीन्स वुमेन को एक रीजन करने का भी अधिकार नहीं है. साइंटिफिक नॉलेज किसके लिए? हमारी मैन के पास है. वुमेन के पास हमने वुमेन के क्या एट्रीब्यूट्स दे दिए हैं? वुमेन को हमने दे दिया है फ्रेजाइल. फ्रेजाइल का मतलब होता है नाजुक किस्म का. प्योरिटी, गुडनेस, नेचर, ये हमने वुमेन की एक रोल को डेजिग्नेट कर दिया है अकॉर्डिंग टू द साइमन डी ए बेवर इन हिज वर्क.
बट वुमेन इज ऑल्सो कंसीव्ड, उसने क्या बताया है कि वुमेन का एक और भी रोल है इस सोसाइटी में, दैट एज एन एजेंट ऑफ इविल, सिडक्सर, सिड्यूसर, करप्टर, डेथ और डिस्ट्रक्शन। वुमेन बुरी भी हो सकती है, सिड्यूस उसका भी काम करना हो सकता है, वो लुभा भी सकती है मैन को और उसको गलत रास्ते पर भी ले जा सकती है, करप्ट भी हो सकती है, डेथ और डिस्ट्रक्शन भी लेकर आ सकती है। तो क्या कह रहे हैं वुमेन को हमने, एक तो वुमेन की हमने जो बताई हैं एट्रीब्यूट्स, फ्रेजाइलिटी, प्योरिटी, गुडनेस, नेचर, और उसके साथ साथ हमने जो इविल, सेड्यूसर, करप्टर, डेथ और डिस्ट्रक्शन बताए हैं, ये क्या है इसकी वुमेन की क्वालिटीज, लैकनेस वाली क्वालिटीज हैं। मेन के पास तो एब्सोल्यूट वाली है ना, मेन के पास तो सब्जेक्ट वाली क्वालिटीज है ना, वुमेन के पास क्या है, अदर वाली क्वालिटीज हैं। Simon D. Beauvoir maintains that woman is to man a sexual being, a female by virtue of a certain lack of qualities. वो क्या कह रहे हैं, वुमेन के पास क्या है, सिर्फ एक ही क्वालिटी है, बाय वर्च्यू सेक्सुअल बीइंग, कि उसको एक्सप्लॉइट किया जाएगा, किससे, बाय द हैंड्स ऑफ मेन। अ नेचुरल डिफेक्टिवनेस, जो वुमेन की जो बायोलॉजिकल जो डिफरेंस है वुमेन का क्या है, उसके अंदर एक डिफेक्ट है। एंड अबव ऑल शी इज द अदर, शी इज द वुमेन इन वर्च्यू ऑफ हर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो जो वुमेन के अंदर जो डिफेक्ट है ना, इसी वजह से उसको हम अदर डिफाइन करते हैं, जैसा कि इसने अपने कंडीशन बताई है साइमन डी ब्यूवर ने वुमेन की अपने वर्क में, कि वुमेन को कैसे सप्रेस किया जा रहा है। उसके बाद जो हम आगे आएंगे, हमने सिर्फ एक वुमेन की पिटिएबल कंडीशन को नहीं दिखाना है, हमने आगे ये भी बताना है कि अब वुमेन अपने राइट्स को कैसे असर्ट कर रही। तो ये थोड़ा सा था, आगे देखते हैं। उसके बाद है, आफ्टर दैट मिल विद हिज डॉटर हेलेन टेलर वर्कड कंटिन्यूसली इन द सेम डायरेक्शन इन इंग्लैंड एंड मेनी फीमेल्स जॉइंड द ग्रुप। मैंने आपको बताया था, मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट के बारे में बताया था, विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। उसके बाद ही इनके पैरेलल में थे जे.एस. मिल। उसके बाद हमने साइमन डे ब्यूवर का पढ़ा, वर्जीनिया वुल्फ का पढ़ा। उसके बाद जो जे.एस. मिल की डॉटर है हेलन टेलर, इन्होंने बहुत ज्यादा वर्क किया है वुमेन की एजुकेशन के बारे में, वुमेन के राइट्स के बारे में, और इन्होंने एक ग्रुप चलाया था उस टाइम पे। उसके बाद हमारा आ जाता है, हमारा फर्स्ट वेव कहाँ से आई है, वहां पर हम आने वाले हैं। It is an established fact that the credit for an organized feminist movement goes to America. तो जो हमारी feminist movement जहाँ से शुरू होती है, वो कहाँ से होती है, अमेरिका से होती है। कैसे? With the beginning of Seneca Falls Declaration of Sentiments and Resolutions took place at the obscure village Seneca Falls, New York during the summer 1848. जहां से हमारी फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म आती है, वो कहां से आती है, अमेरिका से आती है, जहां पर सेनेका फॉल्स डेक्लेरेशन, सेनेका फॉल एक जगह का नाम है जहां पर क्या था, डेक्लेरेशन ऑफ सेंटिमेंट्स एंड रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन और डेक्लेरेशन का मतलब हो गया, सेनेका फॉल्स डेक्लेरेशन का मतलब हो गया, सेनेका फॉल्स तो हो गया जगह का नाम, डेक्लेरेशन एंड रेजोल्यूशन का मतलब होता है कुछ एक लोग वहां पर प्रेजेंट थे, मीटिंग हुई थी वहां पर कुछ एक लोगों की, और जहां पर क्या डिस्कस किया गया था, वुमेन के राइट्स की बात की गई थी। तो आप देख रही हैं हमारा फेमिनिज्म का जो कंसेप्ट है, जहां से इसको प्रॉपर एक हमारी मूवमेंट चली आ रही है, वो कहां से आ रही है, सेनेका फॉल्स डेक्लेरेशन से। न्यूयॉर्क में ये मूवमेंट हुई थी, सेनेका फॉल्स जगह का नाम हो गया, डेक्लेरेशन ऑफ सेंटिमेंट्स एंड रेजोल्यूशंस का मतलब हर एक बंदे के पास कुछ एक व्यू पॉइंट से मीटिंग हुई थी जिसमें डिस्कस किया गया था वुमेन के राइट्स के बारे में। This movement for the liberation of women started here, which carried the social and political revolution for female rights into new era. तो इन्होंने क्या बताया था कि वुमेन के पास पॉलिटिकल रेवोल्यूशन की बात की गई थी, जहां पर वुमेन के पूरे उनको अधिकार दिलाए जाएं। उसके बाद इसी रेवोल्यूशन में एलिजाबेथ कैंडी स्टैटिन वाज द मेन फोर्स बिहाइंड दिस रेवोल्यूशन। After a debate of a long time, the government supported the right of American women to elect franchisee. तो जब यहाँ पर सेनेका फॉल्स डेक्लेरेशन हुआ था, तभी वहीं पर अमेरिका की वुमेन को राइट मिला था टू इलेक्ट देयर फ्रेंचाइजी। तो ये आपको अगर लिख अपना रिटर्न में देना होगा आपको, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो अमेरिकन वुमेन को कब राइट मिला था अपने फ्रेंचाइजी को, आफ्टर द रेजोल्यूशन ऑफ सेनेका फॉल्स डेक्लेरेशन।
तो वो भी जो हम हमारा वुमेन को एक राइट, अमेरिकन वुमेन को राइट मिला था ना, वोटिंग राइट, किसको मिला था? वो व्हाइट वुमेन को मिला था, ब्लैक वुमेन को तो वो भी राइट नहीं था। The final effort in this direction was added to by Lucretia Mott, who urged both men and women to work for professional and vocational equality in the country. This movement, carried out by Seneca Falls Declaration of Sentiments and Revolution, was a long-term movement and that brought unexpected results. तो जो सेनेका फॉल डेक्लेरेशन की जो मीटिंग हुई थी, जहां पर हमारी फर्स्ट वेव आई थी, जो वोटिंग राइट्स, पॉलिटिकल और हमारी वुमेन की वोटिंग राइट्स की बात कर रही थी, उन्होंने क्या किया था? बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए थे, जिससे हमारी जो फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हैं बहुत अच्छे से आगे तक चलती गई। और स्टिल हम देखते हैं जो हमारी वुमेन है, जो मी टू मूवमेंट है, जो मैंने अभी आपको बताई है, हैशटैग मी टू मूवमेंट, वो भी क्या है? एक फेमिनिस्ट मूवमेंट ही तो है, एक फेमिनिस्ट क्रांति ही तो है। स्टार्टिंग आपको पता चल गई है? Yes, ma'am. कहां से? In US, Seneca Falls डेक्लेरेशन। Declaration. तो यहां से हमारा चला है, एक मिनट, और जो अब हमारी मूवमेंट चल रही है वो कौन सी चल रही है? दैट इज द फोर्थ मूवमेंट ऑफ फेमिनिज्म। अब सेकंड मूवमेंट की बात कर रहे हैं, दैट डील विद अ सफरेज मूवमेंट। सफरेज मूवमेंट का क्या मतलब हो गया? जहां पर वुमेन को क्या कहा जाता है, वुमेन के पास अब थोड़ा थोड़ा लीगल राइट्स आ गए हैं ना, तो वो जो जहां पर वो सफर कर रही है, वहां से उन शैकल्स को ब्रेक कर कर वो अपनी आइडेंटिटी को और अदर फील्ड्स में भी एस्टेब्लिश कर रही है। तो सेकंड जो हमारी वेव है, दैट इज मोर एडवांस्ड फ्रॉम फर्स्ट वेव। फर्स्ट वेव में तो पॉलिटिकल इकोनॉमिक राइट्स की बात की है हमने, और सेकंड वेव में जहां पर वुमेन को प्रॉपर अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं हर एक फील्ड में, वहां पर वुमेन अपनी बात कर रही है। उसके बाद हमारी आ जाती है थर्ड वेव। थर्ड वेव में वो क्या कह रहे हैं कि जो वुमेन है ना, वो किससे डील कर रही है? हमारे राइट्स की बात कर रही है इन हर वर्किंग, इन हर राइटिंग्स, इन हर राइटिंग स्किल्स की बात कर रही है वहां पर, कि जहां पर उसे प्रॉपर अधिकार मिलने चाहिए। रिप्रोडक्टिव राइट्स की बात कर रही है, हमारा टेक्नोलॉजी की जहां पर बात हो रही है हमारी, शी इज हैविंग प्रॉपर्टी राइट्स, शी इज हैविंग रिप्रोडक्टिव राइट्स, शी इज हैविंग अबॉर्शन राइट्स, हर तरह का वुमेन के पास राइट है अब। तो ये हमारे कहाँ पर आ रहे हैं? इन राइट्स को हम लेंगे अपना थर्ड वेव में लेकर चलेंगे हम। उसके बाद हमारी फोर्थ वाली, हम कंक्लूड करते हैं इसको, वेव्स को। फोर्थ वाले में हमारी मीडिया की बात हो गई है, टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, जहां पर वुमेन के साथ कहीं पे एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, सप्रेशन हो रहा है, ऑब्जेक्टिफिकेशन हो रहा है, तो वो अपनी आवाज को रेज कर सकती है थ्रू द हेल्प ऑफ मीडिया, थ्रू द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, थ्रू द हेल्प ऑफ मोबाइल्स, थ्रू द हेल्प ऑफ यूज ऑफ फेसबुक, इंस्टाग्राम, कितनी हमारी सोशल वेबसाइट्स है। अगर किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा है तो हम अपनी आवाज को वहां पर रेज कर सकते हैं, जैसे कि मी टू वगैरह मूवमेंट हो गई। उसके बाद हमारा आ जाता है केट मिलेट का वर्क है, शी इज ऑल्सो अ फेमिनिस्ट राइटर। इनका जो वर्क है सेक्सुअल पॉलिटिक्स, शी प्रेजेंट्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। उन्होंने क्या कहा है? सेक्स इज डिटरमाइंड बायोलॉजिकली वेयर एज जेंडर इज कल्चरली और सोशली कंस्ट्रक्टेड। सेक्स का मतलब यहाँ पर हो गया मेल और फीमेल। तो वो क्या कह रहे हैं, जो मेल है और फीमेल है वो कैसे हैं? भगवान की तरफ से बनाए गए, बायोलॉजिकल उनके अंदर कुछ डिफरेंसेस हैं, मगर जो हमने उनको मैन और वुमेन बना दिया है ना, जेंडर का मतलब हो गया मेल और फीमेल, मैन एंड वुमेन, वो हमारे सोशली कंस्ट्रक्टेड कंसेप्ट हैं कि तू मैन है, तू वुमेन है, वुमेन है ना, तुझे इस तरह से ऐसे ऐसे बिहेव करना है। फीमेल, मेल और फीमेल क्या है सुष्मिता? दैट इज अ यूनिवर्सल कंसेप्ट। अगर आप कहीं भी कोई फॉर्म भरते हैं तो वहां पर लिखा होता है मेल और फीमेल। मेल और फीमेल में तो कोई वो नहीं है, वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो बायोलॉजिकल टर्म है। मगर जब हम मैन और वुमेन ले आते हैं ना, वो क्या है? हमारा सोशल कंस्ट्रक्टेड कंसेप्ट है। क्लियर हुआ है थोड़ा सा? Yes, ma'am. मैन एंड वुमेन इज अ सोशली कंस्ट्रक्टेड कंसेप्ट, और मेल और फीमेल हमारा क्या है? बायोलॉजिकल कंसेप्ट है।
उसके बाद हमारा आ जाता है एलन शो वाल्टर, भी हमारी फेमिनिस्ट हो रखी हैं, इनका देखते हैं ये क्या कहती हैं। शी इज एन अमेरिकन फेमिनिस्ट, रेज हर वॉइस फॉर द कॉज ऑफ फेमिनिज्म इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म. शी इज स्ट्रांगली इन favor of a feminine poetics as today it is in complete wilderness. She is in favor of women centered criticism and to liberate it from male dominated principle. तो क्या कह रहे हैं, जहां पर मेल डोमिनेट हो रहा है ना राइटिंग्स में और हर एक फील्ड में, वहां पर जो है हमने वुमेन को उनसे छुटकारा दिलवाना है और वुमेन को आगे लेकर आना है, हाईलाइट करना है. Showalter does not accept the gender difference with the creative works. Alan Showalter in Feminist Criticism in the Wilderness, इनका most important work है, which was published in 1977, says that if the feminist approach is to be more effective, it must be more structured to compete with anti-feminist approach. Anti-feminist approach हमारी कौन सी होती है? फेमिनिज्म के अलावा अब हम रोज ही अपना फीमेल वाला रोना धोना लिखते रहेंगे कि हमारे पास राइट नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, हमें प्रॉपर प्रॉपर्टी राइट्स दो, हमें पॉलिटिकल राइट्स लेकर दो, हमें वोटिंग पावर लेकर दो, हमें हर एक चीज में राइट चाहिए. तो इट मीन्स क्या है, हम अपनी कंडीशन को क्या बयान कर रहे हैं कि हम कमजोर हैं. तो उसके खिलाफ जाकर हमने लिखना होगा. जैसे मेन राइटर, जैसे इतने बड़े बड़े नॉवलिस्ट हो चुके हैं जो वो वाली थीम्स अपने वर्क्स में लेकर आए हैं ना, वुमेन को भी अपने वर्क्स में वो थीम्स लेकर आनी चाहिए to establish her identity as an anti-feminist. But at the same time, she draws a distinction between the feminist critic and the gynocritics. तो केट मिलेट का सेक्सुअल पॉलिटिक्स हमने पढ़ लिया है, आगे हम चलते हैं. अब जूलिया क्रिस्टेवा का वर्क है, इसके ऊपर आते हैं. Julia Kristeva emphasizes on marginality, allows the repression of the feminine as a position and not the essence. Kristeva is one of the outstanding articles. Woman Time explores a deconstructive approach to sexual difference and argues for feminist struggle to be seen historically and politically as a three-tiered phenomena. तो उन्होंने क्या कहा था कि जो वुमेन है ना, उसको मार्जिनल नहीं लेकर चलना है हमने. मार्जिनल का क्या मतलब होता है? बिल्कुल सिरे पे जब बात होती है कि भाई अब तो कुछ रह ही नहीं गया, अगर हम अब वुमेन की कंडीशन को बयान नहीं करेंगे ना, तो वुमेन को तो सोसाइटी से निकाल दिया जाएगा. तो इन्होंने क्या कहा है, वुमेन को हमने मार्जिनल लेकर नहीं चलना है, सप्रेशन और रिप्रेशन की बात नहीं करनी है, हमने एक वुमेन की असेंस के बारे में बात करना है. वुमेन की राइटिंग्स में जो असेंस है, असेंस का क्या मतलब हो गया है, हमारी जो वुमेन है वो भी पूरे मैन के साथ कंपीट कर सकती है. तो उसने अपनी जो आवाज है ना, एक मेल के साथ मिलकर अपनी आवाज को अगर वो उठाएगी ना, तो वो और ज्यादा अथॉरिटेटिव वे में प्रूव की जाएगी, इंस्टेंट ऑफ मार्जिनलिटी. तो हम कह सकते हैं फेमिनिज्म इन द इंडियन कंटेक्स्ट इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ द वेस्टर्न फेमिनिज्म. It participates in a quest for identity and realization and fulfillment of self, sometimes by shunning the social norms and sometimes by accepting the traditional setup. तो कुछ हम देख सकते हैं कि जो हमारे सोशल नॉर्म्स हैं और ट्रेडिशनल सेटअप जो बना हुआ है, उनके खिलाफ जाना भी, अगर हम अपनी फेमिनिज्म की बात को लोगों तक पहुंचा सके तो कोई बात नहीं है, ठीक है. अगर हमें मेल के लिए थोड़ा सा हमने अगर बुरा तो नहीं कह सकते हैं, अगर हमने उनके साथ compete कर कर अगर अपनी बात को बयान करा है तो that is not bad. So feminism is not confined to one country but it is a global phenomena. तो फेमिनिज्म का जो कंसेप्ट है एक ही कंट्री तक नहीं होना चाहिए, ग्लोबल फिनोमिना है. like water that takes the shape and color of the container. तो आपने देखा होगा कि जैसा भी हमारा कलर होता है, शेप होती है, जिस भी आकार का हमारा कंटेनर होता है ना, वाटर उसी शेप में जाकर अपनी आपको अपनी दायरे को चेंज कर लेता है. तो वुमेन की भी कंडीशन ऐसे ही होनी चाहिए, जैसा जहां पर सिनेरियो है, जहां पर जैसे वुमेन की राइट्स की बात की जाती है, हमें उसी सिनेरियो में ढलकर वुमेन को अपनी बात को बयां करना चाहिए. Many feminist groups in India are already spearheading campaigns against poverty. जो गरीब वुमेन है, हमें उनको प्रॉपर अधिकार दिलाने होंगे. इग्नोरेंस, डाउरी, वाइफ बीटिंग, सती, पर्दा, रेप, pornography, obscene advertising, negative portrayal of women in mass media,
ईव टीजिंग एंड सेक्सुअल हरासमेंट एट होम एंड प्लेसेस ऑफ वर्क्स। तो हम क्या देखते हैं, जो हमारे फेमिनिस्ट ग्रुप्स है इंडिया में, वो इनके खिलाफ अभी भी चल रहे हैं इन चीजों के लिए। इट इज अ न्यू फॉर फिक्शन टू फाइंड सुटेबल इमेजेस फॉर हर ड्रीम्स एंड डीड्स। Novelists, both male and female, have the responsibility of portraying women, what women think, feel, and experience in India in the late 21st century. तो जो हमारे नॉवलिस्ट है ना, बोथ मेल एंड फीमेल, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वुमेन की कंडीशन को पोर्ट्रे करना थ्रू हिज और हर वर्क्स। तो ये था थोड़ा सा हमारा फेमिनिज्म के ऊपर। आगे हम थोड़ा उसका पढ़ लेते हैं, हमारा सप्रेशन के ऊपर। अगर आपको कुछ नोट्स वगैरह आ जाते हैं तो आप इस तरह से भी ले सकते हैं। पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म की बात कर रहे थे, वो हमारा कंसेप्ट आया है थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म में। पोस्ट फेमिनिज्म, पोस्ट फेमिनिज्म क्या समझते हो आप? It comes after the mainstream of the feminism or in postmodern age. पोस्ट मॉडर्न एज में फेमिनिज्म के बाद की बात, जहां पर हमने अधिकारों की तो बात कर दी है, अब उसके बाद हम क्या कहना चाहते हैं? अब हमारा जो चल रहा है, दैट इज जो हमारा ईरा चल रहा है, वो क्या चल रहा है? पोस्ट फेमिनिज्म ही तो चल रहा है। तो पोस्ट फेमिनिज्म में हम किसकी बात कर रहे हैं? जहां पर वुमेन को जो सक्सेस नहीं मिल पा रही है, जो अचीवमेंट्स नहीं मिल पा रही हैं, उसको हासिल करना। कहाँ कहाँ पर कमियां हैं, हमने उन कमियों को दूर करना है। अब आपने देखा होगा कि पहले आर्मी वगैरह में वुमेन को प्रॉपर वहां पर राइट्स नहीं थे, जहां पर आगे अब जो और उनको डेजिग्नेशन मिल चुकी है। तो कहाँ पर है जो कमियां है ना, हमने उनको करना है। अब हमारी जो वुमेन है वो क्या कर रही है? वो एयरफोर्स के जहाज उड़ा रही है, वो हर चीज में एक्सेल हो रही है। तो उन कमियों के ऊपर हमने जोर देना है, तभी हमारा जो कंसेप्ट है पोस्ट फेमिनिज्म उससे डील कर रहा है। इट्स टू प्राइमरी कंसर्न्स आर पावर एंड फ्रीडम। इनके जो प्राइमरी कंसर्न है पोस्ट फेमिनिज्म के क्या है? वुमेन को पूरे के पूरे अधिकार दो, पावर दो उनको, और फिर उन वुमेन को फ्रीडम दो। जब वुमेन के अंदर पावर आ जाएगी तो वो क्या होगा? उसके अंदर फ्रीडम होगी, किसकी? फ्रीडम ऑफ थॉट की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की। It is these margins which are being redefined or shifted through a shift to post feminism. तो यही जो हमारे मार्जिन्स हैं, यही जो हमारी कमियां हैं, पावर और फ्रीडम जब हम वुमेन को दे देंगे, इन मार्जिन्स के ऊपर, इन कमियों के ऊपर जब हम वर्क करेंगे ना, देन आवर कंसेप्ट ऑफ पोस्ट फेमिनिज्म मोर एक्सप्लेन। इसमें हमारे जो आए हुए हैं पोस्ट फेमिनिज्म में जो फीमेल राइटर्स हैं, आपको वो भी पता होने चाहिए, दैट इज गायत्री स्पिवक इन हर फेमस essay मार्जिनलिटी एंड द टीचिंग मशीन has pointed out that there can be no universalist claim in human sciences. This is most strikingly obvious in the case of establishing marginality as a subject position in literary and cultural critique. The reader must accustom herself to starting from a particular situation and then to the ground shifting under her feet. तो क्या कहने का मतलब है, जो गायत्री स्पिवक का वर्क है मार्जिनलिटी एंड द टीचिंग मशीन, इसमें क्या कह रहे हैं वो? मार्जिन का मतलब मैंने अभी आपको बताया है, लैकनेस, डेप्रिवेशन। उन चीजों के ऊपर हम वर्क करेंगे तो क्या होगा? जो हमारी वुमेन है ना, वो क्या बन जाएगी? हमारे इस वर्ल्ड में एक मशीन का मतलब हो गया मैकेनिकल, एक मैकेनिकल की तरह हम, मैकेनिकल का मतलब हो गया यहाँ पर कमर्शियल में, कमर्शियल का मतलब होगा इकोनॉमिक पावर की हम बात कर रहे हैं अब यहाँ पर। ये नहीं कि हमने वुमेन को एजुकेशन भी दे दी, हमने उन कमियों को दूर भी कर दिया, वुमेन को पावर भी दे दी, फ्रीडम भी दे दी। अब उसके पास उन चीजों के बाद वुमेन के पास क्या आ जाएगा? एक इकोनॉमिक स्टेटस आ जाएगा। तो इकोनॉमिक स्टेटस की बात हो गई, मैकेनिकल टेक्नोलॉजी की बात जहां पर हम आ जाएगी, मतलब वुमेन के पास हर एक चीज का अधिकार आ जाना चाहिए। मॉडर्निटी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, फैशन की बात कर रहे हैं, in spite of having all other things, in spite of having power and freedom. So in this way, post-feminism emerges not only as a post phase, but perhaps part of feminist strategy to renegotiate the margins, to prevent feminist aesthetics from reaching a dead end and from being trapped in a confessional and victim-centered narratives. तो post-feminism हमारी women को एक victim की तरह पेश नहीं कर रही है, एक women को subject की तरह treat कर रहे हैं अब हम, कि दैट शी इज ऑल्सो अ सब्जेक्ट। जहाँ पर मैन की रिक्वायरमेंट है ना, तो फीमेल की भी वहां पर प्रॉपर, वुमेन की भी पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट है। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री वाला कंसेप्ट है इन आवर पोस्ट फेमिनिज्म।
It defines the readership and confines it to the level of sharing and consciousness raising writing. अब हम जो हमारा पोस्ट फेमिनिज्म है, इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं? वुमेन की शेयरिंग की बात कर रहे हैं, कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं, कॉन्शियसनेस रेजिंग राइटिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है. इट डिफाइंस द रीडरशिप एंड कन्फाइंस इट टू द लेवल ऑफ शेयरिंग एंड कॉन्शियसनेस रेजिंग राइटिंग. राइटिंग का क्या मतलब हो गया? जो भी कुछ वुमेन लिख रही है उससे क्या है, एक कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं. अब हमारी वही घिसी पिटी कहानियां, रोना धोना नहीं है. अब आप सीरियल्स वगैरह भी देख रहे होगे, अब वो सास बहू वाले सीरियल्स मेरे ख्याल से तो नहीं है, अब थोड़े और एडवांस वाले आ गए हैं, टेक्नोलॉजी वाले आ गए हैं, जब वुमेन के राइट्स हैं, जब बहू है, अगर कोई शादी होती है, जैसे आप सीरियल्स देखते हो, तो वही उसका रोल नहीं दिखाया गया कि तूने तो बिल्कुल सप्रेस होकर रहना है. नहीं, जो हमारी फीमेल है सीरियल्स में, मूवीज में, ड्रामास में, वो कहाँ है? हर एक फील्ड में एक्सेल कर रही है. हर एक उनकी वो वुमेन, अब वो नहीं दिखा रखी है कि घर में बहू आई है, रोटी बना रही है, बस यही इसका रोल है कि सबको वेलकम करना है. नहीं, अब वो हम देखते हैं सीरियल्स वगैरह में जो वुमेन है वो जॉब कर रही है, उसके अंदर कॉन्शियसनेस है, उसके अंदर राइटिंग स्किल्स है, उसके अंदर पोटेंशियल है, उसके अंदर कैपेबिलिटीज है. ये हमारा जो कंसेप्ट है कहाँ का है? सारा पोस्ट फेमिनिज्म का है. Post feminism is a move towards reciprocal change and express a need to look at the harsh political realities. Post feminism in its impact on literary aesthetics. Aesthetics का क्या मतलब होता है? आर्ट फॉर आर्ट सेक. एस्थेटिक्स का मतलब हो गया आर्ट फॉर आर्ट सेक. तो जो चीज अच्छी है ना, जो चीज एप्रिसिएशन वाली है ना, हमने उसको अप्रिशिएट करना है. कहने का क्या मतलब हो गया है? आर्ट फॉर आर्ट सेक को हम लेकर चलेंगे. वैसे तो हमारा ये टर्म वहाँ का है, वर्ड्सवर्थ वगैरह ने आर्ट फॉर आर्ट सेक है. कला को कला के लिए लिखना चाहिए. तो जो वुमेन है ना, जिस दायरे में, जिस जैसा युग चल रहा है ना, उसके दायरे में उसको ढलना है. आर्ट फॉर आर्ट सेक का मतलब ये हो गया यहाँ पर. Shifts the issue from identity to relationships, from a concern with oppression to one with the concept of freedom. अब हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं टू रिलेशनशिप्स. जहां पर वुमेन की आइडेंटिटी है, वहां पर वुमेन को अपने रिलेशनशिप्स को भी डेवलप करना है. जो मैंने आपको लिव इन रिलेशनशिप का एग्जांपल दिया है, मी टू का दिया है, तो वो किसकी वजह से वुमेन के अंदर अवेयरनेस आ रही है? थ्रू एजुकेशन, थ्रू कॉन्शियसनेस, देयर कॉन्शियसनेस इन देयर राइटिंग्स. और हम बात कर रहे हैं वुमेन की अप्रेशन की बात नहीं कर रहे हैं, अप्रेश तो वो हो चुकी है. अब उसके अंदर हम क्या लेकर आ रहे हैं? एक फ्रीडम की बात कर रहे हैं. By refusing to be constrained by the label of feminism, women writers are forefronting a message that to be feminist is not to be a non-human. तो जो फेमिनिस्ट है ना, फेमिनिस्ट कौन हो गए हमारे? जो फेमिनिज्म को फॉलो करते हैं. तो अगर हमने फेमिनिस्ट बनना है तो हमें फेमिनिज्म की जो विचारधाराएं हैं उनको तो ऑबे करना है, मगर हमारा जिस तरह सा सिनेरियो, जैसे हमारा वर्ल्ड चेंज कर रहा है, हमने उन चीजों को ऑप्ट करना है इन ऑर्डर टू बिकम द, in order to get the successful wave, in order to enter into the new wave of feminism, that is post feminism. और हम इसमें आगे करेंगे, a family, society or a nation can never progress without the lively participation of female along with their male counterparts in every sphere of life. आप देख सकते हो, कोई भी फैमिली ले लो, सोसाइटी ले लो, नेशन ले लो, वहां पर जो वुमेन है कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर सकती है जब तक उसके अंदर उसको प्रॉपर अधिकार नहीं मिलते हैं जितने मेल को मिलते हैं. It is obvious that the place of women in society is varied as per age, religion, culture. The place of women in society has never been equal to men. They are always considered as outsiders and surplus. In spite of the fact, हमें ये भी बात ध्यान में रखनी है, ये तो वेव का हमने पढ़ा है कि वुमेन को आउटसाइडर्स और सरप्लस हम ट्रीट करते हैं. मगर although much advancement has taken place in society, but the status and position of women remains the same and they are still struggling for their due place in society. माना कि एडवांसमेंट्स वगैरह आ गई हैं, स्टेटस और पोजीशन जो वुमेन का काफी इंप्रूव हो चुका है, मगर जो वुमेन है ना वो स्टिल स्ट्रगल कर रही है अपने ड्यू प्लेस इन सोसाइटी के लिए. दे आर asserting that they should be treated as equal as men. Their aspirations have not fulfilled yet. तो जो वुमेन की एस्पिरेशंस हैं अभी प्रॉपर फुलफिल नहीं हुई हैं. जब उसकी एस्पिरेशंस प्रॉपर फुलफिल नहीं हुई है तभी तो हमारा वहां पर टर्म आ जाती है फेमिनिज्म. ये हमने थोड़ा सा इसको कंक्लूड किया है. Yes, ma'am. उसके बाद हमारा जो है डेवलपमेंट जो है हमारा, वो हम अभी थोड़ा अब ना वेरियस टाइप ऑफ फेमिनिज्म के ऊपर आते हैं.
We are having radical feminism, socialist feminism, cultural feminism, liberal feminism, Islamic feminism, integrative, black feminism, eco feminism. इसके बाद ये है फेमिनिस्टिक कंसर्न्स भी हैं हमारे, तो थोड़ा सा इनके ऊपर टाइम देते हैं, 5 मिनट में शुरू करवाती हूँ, ठीक है? आप इसको थोड़ा देख लो। Yes, ma'am. No problem. तो मेरे सामने थोड़े थोड़े लग रहे हैं। हाँ ठीक है, तू बैठ प्रॉपर। Cuando una movida que
Sushmita, can we start now? Yes, ma'am. So far we have discussed about the theories of feminism of different female writers, और now we are coming towards feministic concerns. Concerns से क्या समझते हो आप? Concerns. Ma'am, concerns means issues. Yes. Issues, problems, fear, वो हम पढ़ने जा रहे हैं. क्या फेमिनिस्टिक कंसर्न्स क्या है? वो वाले इश्यूज जनरल नहीं, फेमिनिस्टिक से, फेमिनिज्म के क्या हमारे कंसर्न्स हैं? Feministic concerns are closely related to when a writer explores anxiety, worry, and apprehension towards the predicaments and hardships of females in their fictional and non-fictional work. फेमिनिस्टिक कंसर्न्स हमारे वो हो जाते हैं जहां पर राइटर है जो एक्सप्लोर करता है किसकी एंजाइटी के बारे में. एंजाइटी का मतलब क्या होता है? चिंता. वरी एंड एप्रीहेंशंस. एप्रीहेंशंस का मतलब होता है डर. किसका? जो वुमेन की प्रेडिकामेंट है. प्रेडिकामेंट का मतलब होता है सिचुएशन. हार्डशिप्स. हार्डशिप्स का मतलब हो गया जो वुमेन इतनी दुविधा वाली लाइफ को लीड कर रही है, वो उन चीजों को बयां करना, उन एंजाइटीज को बयां करना, उन वरीज के बारे में बताना, उन एप्रीहेंशंस, उन प्रेडिकामेंट्स और वुमेन को एक्सपोज करना, वो हमारे कहलाते हैं फेमिनिस्टिक कंसर्न्स. There is no doubt in denying the fact that the feministic concerns are closely related to feministic movement that started as a full-fledged movement with the publication of Mary Wollstonecraft's book Vindication to the Rights of Women. तो जो हमारे फेमिनिस्टिक कंसर्न्स हैं वो किसके साथ लिंक्ड हैं? मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट का जो वर्क है विंडिकेशन टू द राइट्स ऑफ वुमेन when it came. Feministic concerns were not a part and parcel of literature until and unless the women writers starting writings about the sufferings and problems in their works. तो जो फेमिनिस्टिक कंसर्न्स हैं उनको तो कोई जान ही नहीं पाता लिटरेचर में until और unless वुमेन राइटर्स उनकी सफरिंग्स और उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में अगर अपने वर्क्स में जगह ना देती फीमेल्स के. It was after 18th century when the female writers came to the front, feministic concerns found ample and suitable expression in the work of literature written by women. तो हम क्या देखते हैं 18th सेंचुरी के बाद जो वुमेन राइटर्स हैं उन्होंने फेमिनिस्टिक कंसर्न्स को बहुत अच्छे से जगह दी है, एक सुटेबल एक्सप्रेशन किया है इन देयर वर्क ऑफ लिटरेचर. Women in 16th, 17th and 18th century were challenged with expressing themselves in a patriarchal society in which their views were taken for granted. They were not given such space in the matter of education and their participation in social and political activities. तो हम देखते हैं 16th और 17th सेंचुरी और 18th सेंचुरी. कल हम पढ़ रहे थे अपना शेक्सपियर के बारे में पढ़ रहे थे, जॉन ड्राइडन के बारे में मैं बता रही थी आपको, अलेक्जेंडर पोप के बारे में बता रही थी, ऑगस्टन एज में हमने पढ़ा था, सैमुअल जॉनसन की एज के बारे में पढ़ा था, एरिस्टोटल के बारे में पढ़ा था, प्लेटो के बारे में पढ़ा था, होरेस के बारे में बता रहे थे. फिर उसके बाद हम रोमांटिक एरा में हम एंटर किए. देयर वी आर हैविंग विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरेज, पी.बी. शेले, कीट्स. तो वहां पर क्या थी? जो वुमेन राइटर्स थी उनका तो कहीं मैंने नाम ही नहीं लिया था कल. तो आई नेवर टॉक्ड अबाउट देम. तो इट मीन्स उनकी जो राइटिंग थी ना बहुत ही मीगर थी, बहुत ही कम, एक आधी वर्क होता था. और एक आध जो वर्क होता था ना वहां पर भी वुमेन को इकोनॉमिक, वही मैंने वर्जीनिया वुल्फ वाली बात, रूम ऑफ वंस वाली बात, वुमेन के पास आइडेंटिटी ही नहीं थी. वुमेन के पास एक, अगर वो क्या कह रही थी, अगर वुमेन के पास टैलेंट है लिखने के बाद, वुमेन मस्ट हैव अ रेगुलर इनकम ऑफ 500 pounds a year इफ शी इज टू राइट अ फिक्शन. फिक्शन का मतलब हो गया राइटिंग. अगर वुमेन ने कुछ लिखना है तो उसके पास प्रॉपर अर्निंग भी होनी चाहिए. तो मगर यहाँ पर जो हमने कल पढ़ा था सारा कुछ, जो हमने सारी क्लासिकल क्रिटिसिज्म, रोमांटिक वगैरह डिस्कस किया, वहां पर तो सारा मैंने मेल डोमिनेशन के बारे में बात की थी. फीमेल की तो बात ही नहीं थी. जो फीमेल का कंसेप्ट हमारा आ रहा है, फीमेल की एजुकेशन का कंसेप्ट जो आ रहा है, फेमिनिस्टिक मूवमेंट की जहां से शुरुआत हो रही है, वो कहाँ से हो रही है? मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट के वर्क से होती है. वहां पर हमें पता चलता है कि वुमेन को अभी प्रॉपर राइट का, अपने राइट्स को असर्ट करने का प्रॉपर
उसके पास एक अधिकार है, एडवोकेसी है वुमेन के पास. But in the last half of the 18th century, females started their protest and revolt against the rampant inequality and injustice. तो 18th सेंचुरी के बीच में हम क्या देखते हैं कि वुमेन ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, रिवॉल्ट करना शुरू कर दिया. कहाँ, किसके खिलाफ? रैम्पेंट का मतलब होता है हर जगह, यूनिवर्सल इनइक्वालिटी और इनजस्टिस जो वुमेन के साथ हो रहा है. फेमिनिस्टिक कंसर्न्स में हमने जो फीमेल राइटर्स पढ़ी थी उनको हम यहाँ पर बीच में ला रहे हैं. समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा? Yes, ma'am. ये थोड़ा टॉपिक वो है कि जहां पर हम देखते हैं कि वुमेन की जो कंडीशन है बहुत ही पिटिएबल थी, मिजरेबल थी, मगर उनके अंदर एक कॉन्शियसनेस कहाँ से आई वो हम अपने वर्क्स में अब लेकर आ रहे हैं. Feministic concerns underwent significant change during the 19th century when in both North America and Europe, women and men were expected to fill separate spheres of society. Men on the one hand were expected to live a public life, expected to remain confined to the four walls. Men on the one hand were expected to live a public life in factories, clubs, meetings or bars, whereas women on the other hand were expected to remain confined to the four walls of their houses to perform household duties like cooking, cleaning and child rearing. तो वो क्या कह रहे हैं, जो फेमिनिस्टिक कंसर्न हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आए थे. कहां पर? 19th सेंचुरी में, व्हेन इन बोथ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप में. मगर फिर भी हम क्या देखते हैं, वहां पर भी हमने वुमेन की कुछ ड्यूटीज को ना फिक्स कर दिया है. हमने वुमेन की एजुकेशन की बात तो की है, मगर हमने क्या कहा है कि वुमेन को हम एजुकेशन उतनी ही देंगे जिससे वो अपने घर को ठीक तरह से चला सके. और हमने वहां पर मेन के रोल को क्या एक्सपेक्ट कर दिया है कि वो पब्लिक लाइफ लीड करेगा, वो बाहर जाकर जॉब भी करेगा, फैक्ट्रीज में भी जाएगा, क्लब्स में भी जाएगा, मीटिंग्स में भी जाएगा. और वुमेन को हमने क्या कहा है कि तुमने एक फोर वॉल्स ऑफ देयर हाउसेज में अपनी ड्यूटीज को कंस्ट्रेन कर रखना है, लाइक कुकिंग, क्लीनिंग एंड चाइल्ड रियरिंग. Even the free time of women was supposed to be devoted to the maintenance of the family, from sewing socks to laundry. Even educated women were seen submissive, a possible perversion of the correct social order. तो वुमेन के पास एजुकेशन तो थी. 18th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, 19th सेंचुरी के मिड की बात कर रहे हैं, मगर फिर भी वुमेन को हम क्या कहते थे कि तूने सबमिसिव वाला रोल निभाना है. सबमिसिव का मतलब होता है हर चीज में हाँ जी करना, अपने राइट्स की अपने राइट्स के बारे में कुछ पता भी हो और तब भी चुप रहना, उसे हम कहते हैं सबमिसिव वाली पर्सनैलिटी. They were not allowed to join the political matters like to cast vote, and in this way they were so much bounded by rules that they were barely considered people at all. उसके बाद क्या है, फेमिनिस्टिक कंसर्न्स गॉट फुल एक्सप्रेशन इन द 20th सेंचुरी. देखो, मैरी वॉल्सनक्राफ्ट का वर्क जो आया था 1798 में आया था. फिर हमने देखा कि जो वुमेन की जो कंडीशन है 18th और मिड 19th सेंचुरी में ढीली ढाली सी थी. वुमेन के पास एजुकेशन तो थी, मगर फिर भी हमने उसके रोल को एक बताया था. अभी भी हम देखते हैं कि हमारी वुमेन को क्या कहा जाता है कि तूने आगे जाकर घर ही तो संभालना है, एक अच्छा सा तुझे एक हाउस मेकर बनना है. सबसे पहले तो हमारा एक वुमेन का वही रोल होता है ना, वही उसको असाइन की जाती है ड्यूटी कि माना तेरे पास एजुकेशन है मगर तेरे को घर एक अपना अच्छे से चलाना है, अपने बच्चों को अच्छे से वो करना है, उनकी क्लीनिंग करनी है, उनको कुकिंग करनी है, चाइल्ड रियरिंग करनी है. दीज आर द प्राइमरी रोल्स सब्जेक्टेड टू वुमेन. उसके बाद हम क्या देखते हैं कि जो हमारा फेमिनिस्टिक कंसर्न का फुल एक्सप्रेशन का मतलब होता है जहां पर प्रॉपर हम वुमेन की राइट्स की बात करते हैं, वो कब हमारे पास आता है? 20th सेंचुरी में. While in the first wave of feminism of the 19th century and earlier 20th century focused on women legal rights, especially the right to vote, the second wave movement touched almost each and every aspect of women experience, including politics, work, the family and sexuality. पहली वेव में हमने क्या कहा था? वुमेन को एक राइट टू वोट होना चाहिए और उसके पास प्रॉपर्टी राइट्स होने चाहिए, लीगल राइट्स की बात की थी. सेकंड वेव में हमने क्या कहा था कि वुमेन को हर एक फील्ड में अधिकार मिलने चाहिए, फैमिली में भी, पॉलिटिक्स में भी, और भी हर एक जो फील्ड है. इकोनॉमिक पावर की बात की थी हमने, वर्जीनिया वुल्फ वगैरह जब हमारी आई थी. In the 20th century, by and large, focus on the problem and hardship of women in all spheres of life were perceptible
एंड इट इज सॉट टू एस्टैब्लिश इक्वालिटी फॉर वुमेन। और यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं थर्ड वे में कि वुमेन को हमने पूरा इक्वल करना है, प्रॉपर दर्जा हमें चाहिए, हमें अलग नहीं चाहिए, वुमेन को यहाँ पर अदर हमने ट्रीट नहीं करना है, वुमेन को भी हमने यहाँ पर सब्जेक्ट लेकर आना है। It was the result of women's constant struggle that constitutional amendment in 1920 granted women to the right to vote. The time period between 1917 to 1960 was marked by two world wars and a consequent economic boom that has brought many American women into workplace. तो क्या कह रहे हैं 1917 से लेकर 1960 में हमारी दो वर्ल्ड वार हुई थी। तो जब वर्ल्ड वार हमारी हुई थी तो जो मेन थे वो कहाँ चले गए थे, लड़ाइयों में चले गए थे, बैटल फील्ड में चले गए थे, तो ऑफिसेज वगैरह हमारे एम्प्टी हो गए थे। तो जो वुमेन है उनके पास एजुकेशन तो थी, वो घर से निकली, उन्होंने ड्यूटीज वगैरह परफॉर्म की, उन्होंने पब्लिक लाइफ लीड करनी शुरू कर दी। वुमेन को फैक्ट्रीज में, क्लब्स में, होटल्स में पब्लिक सर्वेंट्स वुमेन वहां पर अपॉइंट हो गई। तो जिसकी वजह से जो वुमेन के अंदर एक कॉन्शियसनेस आई, जो मैनी अमेरिकन वुमेन देखते हैं कि वर्क प्लेस पर वो आनी शुरू हो चुकी, उनके अंदर अवेयरनेस आनी शुरू हो गई। So the women who were homemakers, many with college education, began to articulate their lack of personal fulfillment. तो हम देखते हैं कि आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हमारे मेन थे, जब वो अपना बैटल फील्ड में चले गए, तो वुमेन जो होम मेकर थी, जो इससे पहले अपने घरों को चला रही थी मगर उनके पास कॉलेज एजुकेशन थी, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, आर्टिकुलेट का मतलब होता है बोलना, अपने अधिकारों के लिए बोलना शुरू कर दिया, जहां पर उनको पर्सनल फुलफिलमेंट, जहां पर उनको लगता था कि हमारे अधिकारों का शोषण किया जा रहा है, ऑप्रेस किया जा रहा है, सप्रेस किया जा रहा है हमारी फीलिंग्स को, हमारे इमोशंस को। तो दे स्टार्टेड आर्टिकुलेटेड, आर्टिकुलेटेड का मतलब होता है बोलना, बताना, बयां करना। तो इस तरह से है ये, थोड़ा सा आगे चलते हैं। So the attitude of women underwent a change when they starting learning and earning. They became aware of their own individuality. वही बात दोबारा दोबारा से रिपीट हो रही है हमारी, जो वुमेन का एटीट्यूड है वो अंडरवेंट अ चेंज। वुमेन के एटीट्यूड में चेंज कब आया है, व्हेन दे स्टार्टेड लर्निंग एंड अर्निंग। लर्निंग का क्या मतलब होता है, अटेनिंग एजुकेशन। और जब वुमेन के पास एजुकेशन है तो जब वो अर्निंग करनी स्टार्ट कर देती है, तो जो उसको चीजें पता भी नहीं होती हैं, जो उसको अपने राइट्स के बारे में पता भी नहीं होते हैं, शी स्टार्टिंग गेटिंग नॉलेज ऑफ दैट थिंग ऑल्सो। दे बिकेम अवेयर ऑफ देयर ओन इंडिविजुअलिटी। इंडिविजुअलिटी का मतलब होता है जहां पर हम अपना सेल्फ एक्सप्रेशन कर सकते हैं। वर्जीनिया वुल्फ का जो वर्क था, रूम ऑफ वंस ओन, वेयर शी केम आउट, जो अभी हमने डिस्कस किया था, वेयर शी केम आउट विद अ मोर प्रोफेस्ड एंड डिटेल्ड प्रोग्राम फॉर इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन, where she clearly asserts that a female writer can be successful if she has a room of her own and at least a regular income of 500 pounds a year। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ये। सुष्मिता, Yes, ma'am. कुछ तुम बताओ मुझे अब थोड़ा, फिर मैं आगे बताती हूँ, थोड़ा कंक्लूड करते हैं अब। Uh, ma'am, about the syllabus. नहीं नहीं, जो अभी पढ़ा है हमने, थोड़ा अब हम जो हमने इतना डिस्कस किया उसकी फाइंडिंग्स आप क्या बताती हैं मुझे, कि इतना हमने वुमेन की कंडीशन के बारे में बता दिया, अब हमें ऐसा और क्या करना चाहिए, क्या है हमारी फाइंडिंग्स, व्हाट वी हैव फाउंड सो फार।
जो हमने अभी इतना फेमिनिस्ट थ्योरीज के बारे में ही हमने प्रॉपर पढ़ लिया, वर्जीनिया वुल्फ का था, साइमन डे ब्यूवेर का था, मैरी वॉल्सटनक्राफ्ट का था, सेनेका Yes, फॉल्स डिक्लेरेशन की बात हमने की है। yes, ma'am. तो क्या कह रहे हैं थोड़ा हम, केट मिलेट की हमने सेक्सुअल पॉलिटिक्स के बारे में बताया था, जो उसने बताया था सेक्स इज डिटरमाइंड बायोलॉजिकली वेयर जेंडर इज कल्चरली और सोशली कंस्ट्रक्टेड। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, ये जरूर लिखना। Yes, ma'am. तो व्हाट इज योर व्यू पॉइंट, यू जस्ट टेल मी। Ma'am, that the first thing that the female should be economically independent, because that gives her the freedom. That we learn from the Virginia Woolf, that that the financial independency is very important. एज वेल Simon, एज एज वेल uh, एज पर्सनल personal इंडिविजुअलिटी, individuality is also privacy, important. privacy, where she talked about privacy. Yes, ma'am, a room of one's own. Hmm. That she needs money and a personal space of her own. Only then she can be independent, and that gives meaning to the feminism. Simon D. Beauvoir talks about the second sex, that the female are referred to as the other sex. It Hmm. is not considered as, it is not given the term female, because from the title she wants to show that the man is considered absolute, but the female is considered to be the other sex. Man, it is believed, it was believed that man has strength, reason, scientific knowledge, but women was considered fragile, and Hmm. all the negative connotations were added to As the well as positive also, no, goddess also. yes, ma'am. But हाँ. ma'am, even the goddess term carries a negative connotation, because with the goddess, the it is expected from the females that she should not do any kind of mistake. She can't be wrong. So Yes, I yes, think goddess also contains a kind of negative connotation attached to it. yes, yes. Kate Miller talks about sexual politics, that the sex is determined biologically, that is male and female. But Hmm. when we talk about the gender, the concept of gender is socially constructed. Yes, very good. Walter, in her feminist criticism in Wilderness, she focuses actually on the anti-feminism thing. That if we only talk about the weaknesses of the females, and if only we talk about the concept of feminism, that is not going to actually help. She talks about the gyno criticism. She also talks about the gyno criticism, that the female should write like the males are writing. Only then she can attain the position that a male has in the society. We talk about the post-feminism. We talk about the feminist concern that actually arise when Ellen Showalter write the feminist criticism in Wilderness. We talk about the waves that till now, the first wave, the second wave, the third wave, the fourth wave. From the first wave, we see that the females actually demand gradually more and more about their rights. For example, in first wave, the women just wants to recognize as equal humans and not like property. Then in the second wave, she wants to reduce the gender discrimination, and she wants to enter into the male dominated spaces, working places. uh, Later she the feminist feminism become more conscious about the race. And now if we talk about today's role, the fourth wave of feminism, we have internet access, and females can use it to raise their voice. Yes. So now I'm going to conclude that in these days, women have been participating in every activities and social responsibilities. They have innumerable chances of development and progress that are open before them. But in patriarchal society, women are still marginalized and suppressed by men and their family. So women writers, we are having like Anita Desai, Shobha Desai, Manju Kapoor, Bharati Mukherjee, Kamla Markanday.
through their works have given voice to these marginalized women. So next है हमारा, in male dominated society only men have the power to abuse and misuse women. They are treated only as objects of enjoyment. She keeps herself busy to escape from alienation and loneliness. So now empowering women is a citizenry concept that seeks cross boundaries of race, class, culture, and religion that we have discussed. Mary Wollstonecraft ka, you just tell me, a vindication of the rights of women, where she came out with a more professed program for the emancipation of women. She here advocates the right to vote, the right to property, and admission to profession of females. The final effort in this direction was added by Lucretia Mott, who urged both men and women to work for professional and vocational equality in the country. This movement was carried by Seneca Fall Declaration of Sentiments and Resolution that was a long-term movement and it brought unexpected results. This incident also paved the way for the future course and later developments from historical point of view. Kate Millet's Sexual Politics presents a distinction between sex and gender, which we have told me that sex is determined biologically, whereas gender is culturally or socially constructed concept. So in conclusion, I just want to say that in these days, women have been participating in every field, in every social activities and are performing every responsibility. They are having innumerable chance of development and progress that are open before them. Modern women is try to fight against adverse circumstances and forces that work against them. They try to resolve the problem in their own way. तो women की अगर पास कोई problem आ जाती है तो women के पास एक proper एक mind है, एक proper setup है to resolve her problems in her own way. The search of these marginalized women. Search क्या है इन marginalized women की? क्या चाहती क्या है ये women? The search of these marginalized women is love. उनको love मिलना चाहिए, उनको identity मिलनी चाहिए, उनको respect मिलनी चाहिए, उनको recognition मिलनी चाहिए. तो ये है हमारी search findings एक marginalized women की from the society. एक social security of women की बात कर रहे हैं हम. So although women are considered equals to men, but it's only on papers, in reality, they are treated inferior to men. They are not given their due place. They are neither treated well in their homes and after marriage, nor in the homes of their in-laws. They are educated, but their curiosity has been frozen out of by the family members in post-colonial era. Social cultural ideologies have failed to honor the newly acquired concepts of fundamental rights and democracy. तो अब हमने क्या करना है इसमें कुछ क्वेश्चंस वगैरह बन जाएंगे आपके. इकोनॉमिकली वीक है, इकोनॉमिकली जो इंडिपेंडेंस, इकोनॉमिकली जो वीक है हमारी वुमेन, वो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, इमोशंस की बात कर रहे हैं, ओन वर्ल्ड की बात कर रहे हैं वुमेन की, फेमिनिन सेंसिबिलिटी की बात हो रही है. लव की है, आइडेंटिटी की है, रिस्पेक्ट की है, रिकॉग्निशन की है. बस इतना ही कुछ आएगा अभी तो फिलहाल. तो इतना ही है. फिर आगे अब हम करेंगे आज मॉडर्निज्म वगैरह के ऊपर आएंगे ना. कल हमने वहां पर अपना छोड़ दिया था रोमांटिसिज्म पर. हाँ, और हम थोड़ा सा देखते हैं इसी में मैंने एक और वो निकाली है इसमें एक चीज जो हमने क्रिटिकल एनालिसिस जो करना है अपना फेमिनिज्म का. सुष्मिता, Yes, ma'am. आई एम जस्ट गोइंग टू कंक्लूड विद इन 2-3-4 लाइंस. वो क्या है, हमारी स्टडी हमें क्या बता रही है, that the woman should have the gift of the exploring ability of human psychology. वुमेन की जो साइकोलॉजी है ना, हमने उसके ऊपर भी फोकस करना है कि वुमेन का माइंड क्या चाहता है. अब हम क्या बात कर रहे हैं, वे आर नाउ द वुमेन हैज डॉक्यूमेंटेड द कॉम्प्लेक्स ह्यूमन रिलेशनशिप्स इन पेट्रियार्किकल सोसाइटी, स्पेशल नप्टियल रिलेशनशिप. तो अब हम अपने वर्क्स में, वुमेन राइटर्स के वर्क में क्या देखते हैं कि उनको जो अपने वर्क्स में ह्यूमन रिलेशनशिप्स की बात करनी चाहिए, खाली फीमेल्स की बात नहीं करनी चाहिए. नप्टियल रिलेशनशिप का मतलब हो गया
मैरिड लाइफ की बात, कि हमारा जो रिलेशन है वो मैन के साथ कैसा होगा, मैरिटल डिस्कॉर्ड हमारे किस वजह से हो रहे हैं, मैन वुमेन की रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए, क्वेस्ट फॉर आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं हम, कि वुमेन को अपनी आइडेंटिटी के लिए कैसे क्वेस्ट, क्वेस्ट का क्या मतलब होता है, एक सीकिंग नॉलेज, सीख करना, हम जहां पर हमारी अपनी आइडेंटिटी को खोजना, क्वेस्ट का मतलब होता है खोजना। तो इन सब थीम्स को हमने अपने वर्क्स में लेकर आना है। एग्जिस्टेंशियलिज्म बहुत एक इंपॉर्टेंट टर्म है। एग्जिस्टेंशियलिज्म से आप क्या समझती हैं? Ma'am, when someone has a crisis of his or her own identity. तो हमें एग्जिस्ट कैसे करना है? एग्जिस्टेंशियलिज्म का मतलब हो गया है कि वुमेन को भी प्रॉपर राइट है इस दुनिया में रहने के लिए। अगर वुमेन के पास एक राइट नहीं है, अगर एक वुमेन के पास कुछ डेप्रीवेशन है, कुछ कमी है, कुछ भी तरह की हम कमी ले सकते हैं, इन वे ऑफ डिजीज, इन वे ऑफ हैविंग एनी डिसफॉर्मेलिटी, इन वे ऑफ हैविंग एनी एबनॉर्मेलिटी, तो वुमेन को भी पूरा हक है कि वो इस संसार में रहे। एग्जिस्टेंशियलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म का मतलब हो गया जहां पर उसे प्रॉपर राइट नहीं मिल रहे हैं, मगर फिर भी वो कहेगी कि नहीं, मुझे भी अपने यहाँ पर प्रॉपर स्पेस बनानी है। एग्जिस्टेंशियलिज्म का मतलब हो गया टू लिव, टू लिव, टू हैव द फीलिंग ऑफ लिविंग, अपनी एग्जिस्टेंस को कायम करना। एलिनेशन और आइसोलेशन की बात भी कर रहे हैं। वुमेन को अगर ठीक नहीं रहेगी लग रही है सोसाइटी, तो शी इज हैविंग अ फुल लाइफ, शी इज हैविंग अ फुलर राइट टू लिव अ लाइफ, लिव अ लाइफ ऑफ एलिनेशन। एलिनेशन का मतलब होता है अकेला, आइसोलेशन वाली लाइफ भी वुमेन लीड कर सकती है। अगर उसका मेंटल सेटअप, उसकी अगर साइकोलॉजिकल नीड्स फुलफिल नहीं हो रही हैं अपने घर में, तो वुमेन के पास प्रॉपर राइट है टू लीड अ लाइफ ऑफ एलिनेशन, आइसोलेशन, एग्जिस्टेंशियलिज्म, क्वेस्ट फॉर आइडेंटिटी का। समझ आ रहा है आपको थोड़ा सा? क्योंकि हम यहाँ Yes, पर ma'am. अपनी ह्यूमन रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं, पेट्रार्किकल सोसाइटी, नप्टियल रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं हम। मैरिटल डिस्कॉर्ड हमारे क्यों हो रहे हैं? अगर किसी का मैरिटल डिस्कॉर्ड हो रहा है, तो वुमेन के पास प्रॉपर राइट है, अगर उसकी नहीं बन रही है अपने हस्बैंड के साथ, तो वो प्रॉपर अपना, अपनी आइडेंटिटी को प्रूव कर सकती है। जहां पर हमारी आइडेंटिटी की प्रूव की बात आती है, वहां पर एग्जिस्टेंशियलिज्म की बात आती है कि वुमेन के पास एजुकेशन है तो वो वहां पर अपनी जॉब कर कर अपनी अर्निंग कर सकती है, when she is not getting satisfaction from any type of relationship. She is having fuller life to lead a life of alienation, isolation. These themes bring into light various interesting characteristics, including her attitude toward marriage, फेमिनिस्टिक कंसर्न्स एंड हर आर्ट। तो वुमेन के अंदर जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स मैरिज, उसके फेमिनिस्टिक कंसर्न्स, उसके आर्ट मतलब उसके शौक के बारे में। तो जो हमारे करेक्टर्स हैं आजकल के, जो हम देख रहे हैं अपने वर्क्स में, जो फीमेल करेक्टर्स है, फील अ सेंस ऑफ नॉन बिलोंगिंगनेस एंड एलिनेशन इन ऑल ह्यूमन रिलेशनशिप्स। तो अगर वुमेन को लग रहा है कि मुझे किसी भी रिलेशनशिप में मेरी नीड नहीं है, तो वो उन नीड्स को, उन रिलेशनशिप्स को, उनको उन शैकल्स को ब्रेक कर कर अपनी आइडेंटिटी को प्रूव कर सकती है। दिस नॉन बिलोंगिंगनेस एंड आइसोलेशन इज ड्यू टू द अवेयरनेस एंड एग्जिस्टेंस। तो जो ये आइसोलेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, हम आइसोलेशन का नेगेटिव वर्ड नहीं ले रहे हैं, नॉन बिलोंगिंगनेस को नेगेटिव नहीं ले रहे हैं। अगर किसी की किसी के साथ नहीं बन रही है, तो वो उसकी, उसको प्रॉपर राइट है अपनी नॉलेज को, अपनी आइडेंटिटी की क्वेस्ट के लिए, क्वेस्ट फॉर आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, एग्जिस्टेंशियलिज्म की बात कर रहे हैं। और उसके अंदर जो अवेयरनेस आ रही है और एग्जिस्टेंस आ रही है, वो कहाँ से आ रही है? नॉलेज की वजह से आ रही है। ऑन द होल वी कैन से दैट ऑल द प्रोटोगेनिस्ट जो हमारे हैं आजकल, जो नॉवेल्स लिखे जा रहे हैं, दे फॉल प्रे टू पेट्रार्किकल सोसाइटी एंड दे शुड ट्राई टू फाइट अगेंस्ट द एडवर्स सर्कमस्टांसेस एंड फोर्सेस दैट वर्क अगेंस्ट देम। तो अगर हमें लगता है कि जो हमारी प्रोटोगेनिस्ट है, जो नॉवेल्स लिखे जा रहे हैं, जो फिक्शन नॉन फिक्शन वर्क लिखा जा रहा है, जहां पर हम देखते हैं कि वुमेन को प्रे की तरह बनाया गया है, PREY, विक्टिम की तरह दिखाया गया है पेट्रार्किकल सोसाइटी में, नॉवेल्स की बात कर रहे हैं, फिक्शन की बात कर रहे हैं, नॉन फिक्शन की बात कर रहे हैं, और रियलिटी में भी बात कर रहे हैं। अब हम जहाँ अपने घरों में रह रहे हैं, आप रह रहे हैं, मैं रह रही हूँ, हमारे रिलेटिव्स रह रहे हैं, फीमेल्स जहाँ पर भी रह रही हैं, तो अगर उनकी पेट्रार्किकल सोसाइटी में उनकी बॉन्डेज अपने हस्बैंड्स के साथ, नपटियल रिलेशनशिप उनकी अगर अच्छी नहीं चल रही है, तो उनके पास प्रॉपर राइट है, दे शुड ट्राई टू फाइट अगेंस्ट द एडवर्स सर्कमस्टांसेस। जो सर्कमस्टांसेस हैं उनके खिलाफ हैं, जो उनके खिलाफ वो आवाज उठाएं, एंड फोर्सेस दैट वर्क अगेंस्ट देम, जो चीजें उनको उनके रिलेशनशिप में पीछे धकेल रही हैं, उनको उनको अपने वे में, अपने अकॉर्डिंग उनको रिजॉल्व करना है। दे ट्राई टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स इन देयर ओन वेज। तो हम वही बात हम दोबारा से आ गई है, तो सर्च है हमारी मार्जिनलाइज्ड वुमेन की क्या है? लव मिलना चाहिए। ये मैंने आपको टीचिंग नहीं दी है आज, हम ये नहीं अपने लेसन में कंक्लूड नहीं कर रहे हैं कि वुमेन को सप्रेस करना है, कि हमने तो ये सीखा है कि वुमेन सप्रेस करेगी, नहीं। वुमेन को अगर लव मिलता है तो वो उससे डबल लव देगी।
उसको आइडेंटिटी की डिमांड है, रिस्पेक्ट की बात है, रिकॉग्निशन की बात है, ताकि जो उसका एम है, जो उसकी एम्बिशन और अचीवमेंट की मैंने आपको बात की थी शुरू में, एम्बिवेलेंट पोजीशन है, तभी जो एम्बिशन है और अचीवमेंट है वुमेन के हाथों में लग सकती है। अगर वुमेन के पास लव की वो डिमांड करेगी, आइडेंटिटी की बात करेगी, क्वेस्ट फॉर आइडेंटिटी की बात करेगी, एक्सप्रेशन की बात करेगी, डिग्निटी की बात करेगी, ये नहीं कि वो हर जगह गालियां गलोची खाती रहेगी, अब्यूज ही सहती रहेगी, ईव टीजिंग का ही शिकार बनती रहेगी, नहीं, शी हैज टू प्रोटेस्ट। तो प्रॉपर वुमेन के पास ये राइट्स हैं, लव का भी उसके पास प्रॉपर राइट है, आइडेंटिटी का भी राइट है, रिस्पेक्ट का भी राइट है, रिकॉग्निशन, उसे प्रॉपर एक वो भी मिलना चाहिए, एक मुकाम भी मिलना चाहिए। तो ये था हमारा थोड़ा सा आज हमने पढ़ा है, तुम थोड़ा देख लेना, तो Yes, कुछ ma'am. पूछना हो तो पूछ लेना। वी आर हैविंग अवर Ma'am. नेक्स्ट क्लास एट आई थिंक एट 3 ना, तो देयर वी विल स्टार्ट आवर कंसेप्ट ऑफ मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, आई रिचर्ड्स Ma'am, वगैरह। what about तो थोड़ा tomorrow? सा फेमिनिज्म देख लीजिएगा। टुमारो मैं अब सर से बात करूंगी, आपके पूछ लेती हूँ अभी अगर सर हैं तो। हाँ जी सर।